हेलो गाइस, ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लिन दिखाई जाती है जो आइस स्केटिंग कर रही होती है। जैसे वो आइस स्केटिंग करते हुए गिरती है वैसे हमें उसकी स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। बचपन में उसे आइस स्केटिंग करने का बहुत शौक होता है, इसलिए वो स्कूल में आ जाती है छुपके गार्ड से छुपकर। जहाँ पर स्केटिंग वाला एरिया होता है वहाँ पर स्केटिंग करने के लिए तो वो पहुंच गई थी, पर वहाँ ऑलरेडी एक लड़का भी होता है जो हमारा मेल लीड होता है जिसका नेम नीचे होता है। वो भी इस लड़की को स्केटिंग करते हुए देखकर इसके बिल्कुल साइड में जाकर कहता है कि चलो कम्पीट करते हैं, मतलब साथ में रेस लगाते हैं। अब वो भी इसको पहले तो देखती है और फिर साथ में इसकी रेस लगाने लगती है। अब दोनों की रेस बहुत ही ज्यादा अच्छी जा रही होती है और जैसे ही फाइनल लाइन आने वाली होती है तो वो बताता है कि रेड लाइन आने वाली है। तो वो इसकी बात से और भी ज्यादा तेज होने की कोशिश कर रही होती है, पर फिर भी नीचे उससे आगे ही होता है। अब उसे बस उसे जीतना होता है, इसी वजह से कूदने का ही सोच लेती है। अब उसे पता होता है कि कूदने के बाद इसका वो नीचे लग जाएगा, तो वो उसको पहले से ही बैक से पकड़ लेता है ताकि वो नीचे ना लगे। इस तरह वो गिर भी जाती है पर उसको कोई चोट भी नहीं लगती। अब दोनों ही रेस के बाद एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं। वो इसे कहने लगता है कि तुम मेरे स्कूल में स्केटिंग करने के लिए आई हुई हो। तो वो थोड़ी डर से जाती, तो वो कहता है कि टेंशन मत लो, मैं सिक्योरिटी वाले को नहीं बुलाऊंगा। और उसके फेस को देखते हुए पूछता है कि तुम्हारे फेस पर क्या हुआ है। अब उसकी बात सुनकर दिखाया जाता है कि असल में ना तो इसकी मॉम होती है ना ही डैड होते हैं, इस वजह से किसी रिलेटिव के घर पर रह रही होती है और वो भी इसे बातें सुना रही होती है। यहाँ तक कि रहने के लिए भी कोई एक स्टोर रूम सा दिया होता है और इसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हारी माँ क्या तुम्हारे लिए पैसे नहीं छोड़ कर गई, या तुमने वो पैसे कहाँ पर छुपा कर रखे हुए हैं? मैंने तुम्हें रहने के लिए ये जगह दी है ना, यही बहुत है। तो इस बात पर वो कहती है कि मैं नीचे गिरने लगी थी ना, बस यहीं से एक चोट लगी है और कुछ भी नहीं हुआ। तो वो उसके बालों को देखकर पूछता है कि क्या बाल भी तुम्हारे नीचे लग गए? तो इस बात से भी उसे याद आता है कि उसी रिलेटिव ने उसको मारा भी था और साथ में उसके बाल भी काट दिए। इसी वजह से कहीं से बाल कटे हुए थे और कहीं से उसके लंबे बाल थे। पर ये बात भी वो उसको रियल वाली नहीं बताती, बल्कि उसे यही कहती है कि नॉर्थर्न वाली जो साइड है चाइना की, वहाँ पर सर्दी ज्यादा होती है तो मेरे बाल जम गए थे, तो इसी वजह से मेरे बाल ऐसे हो गए हैं। तो वो भी उसकी बातों को मान लेता है, फिर अपने साथ उसको दिखाने ले जाता है कि उसने क्या क्या जीता हुआ है और उसको ये भी बताता है कि तुम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, तुम्हें यहाँ से बोनस भी मिलेगा। ये सुनते वो खुश हो जाती है, पूछने लगती कि क्या मैं भी पार्टिसिपेट कर पाऊंगी। वैसे दिखाया जाता है कि वो इसकी रिक्वेस्ट लेकर मास्टर के पास पहुंचा होता है। मास्टर से कहने लगता है कि प्लीज मान जाए ना, वो लड़की बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। मास्टर उसकी बात सुनकर कहता है कि तुम तो टैलेंट की बात ऐसे कर रहे हो जैसे तुम में टैलेंट हो और तुम्हें टैलेंट के बारे में बहुत कुछ पता हो। पर वो मास्टर से यही कह रहा होता है कि मुझे पता है कि उस लड़की में सच में टैलेंट है। तो मास्टर से समझाते हैं कि तुम्हें टैलेंट नहीं है, बल्कि जो टैलेंट का स्टार्ट होता है ना तो बस तुम वो हो। तो कहते हैं कि ये तो और भी अच्छी बात है, वो लड़की मुझसे भी ज्यादा अच्छा टैलेंट रखती है। अब उसकी बात से मास्टर लिन की स्केटिंग को देखने तो आ जाते हैं और लिन भी उन्हें स्केटिंग करते हुए दिखा रही होती है, बट वो गिर जाती है और गिरने के बाद भी वापस से खड़े होकर स्केटिंग करने लगती है। नीचे कह रहा होता है कि कुछ नहीं होता अगर वो गिर भी गई है, मास्टर आपको हाँ करनी होगी। और मास्टर तो उसको स्केटिंग करते देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते, उन्हें उसकी स्केटिंग काफी अच्छी लगती है और कह भी देते हैं कि बहुत अच्छा है। ये सुनते ही नीचे फौरन से लिन को आवाज देता कहता है कि मास्टर ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनते वो भी रुक जाती है, पर मास्टर कहने लगते हैं कि मैंने कब ऐसा बोला। तो वह कहता है कि आपने गुड बोला, इसका मतलब आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। और वैसे दिखाया जाता है कि लिन सच में ट्रेनिंग के लिए आ चुकी थी और मास्टर भी सब बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि तुम लोगों ने क्या करना है, कैसे करना है। वैसे लिन के पास एक लड़का आता है जो आकर उसे कहने लगता है कि ये शूज तुम्हारे लिए, और नीचे ने बोला था कि तुम्हें ये शूज दे दो, तुम्हें स्केटिंग शूज की जरूरत है। तो वो उससे पूछती है कि नीचे क्यों नहीं मुझे नजर आया, वो कहाँ पर है। तो वो बताता है कि वो बीजिंग चला गया। अब ये बात सुनकर तो सोचने लगती है कि वो यहाँ से क्या फेल हो गया और फिर उसने वहाँ जाने का फैसला कर लिया, यहाँ से उसने गिव अप कर दिया। अब ऐसे दिखाया जाता है कि ये ट्रेनिंग के लिए बाहर बच्चों के साथ आई होती है और उसी टाइम पर नीचे भी अपनी फैमिली के साथ जा रहा होता है। वो अपनी कार से उसको भागते हुए देखने लगता है और उसकी फैमिली वाले जो बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर नीचे के काफी ज्यादा दोस्त वगैरह थे, पर उसे सभी को गुड बाय कहकर जाना पड़ रहा और शायद ये कभी भी यहाँ पर वापस ना आए। वैसे लिन दिखाई जाती है जो मास्टर के साथ उनके घर पर आती है और सभी उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं, मास्टर का बेटा भी और मास्टर की वाइफ भी। यहाँ तक कि उनकी वाइफ तो लिन से कह रही होती है कि तुम बैठकर टीवी देखो, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। ये कहकर वो खाना बनाने के लिए चली जाती है। मास्टर भी आकर उसे कहते हैं कि तुम ये भी खा लो, पर वो बहुत ही ज्यादा शाय फील कर रही होती है। मास्टर के पास बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम कितनी बार मेरे घर पर आ चुकी हो, पर इस तरह क्यों शाय फील करती हो, तुम्हें खुलकर रहना चाहिए। यहाँ पर हम सब अपने हैं और देखो टीचर आपके पेरेंट भी होते हैं और तुम मुझे बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह समझो, तुम ऐसा समझो मेरी फैमिली की सबसे पहली बेबी हो। तो वह कहती है कि क्या मतलब। तो मास्टर के कहते हैं कि मैं तुम्हें खुश कर रहा हूँ और अपने बेटे को कहते हैं कि ये दूसरे नंबर पर है। वो भी बस चुप करके बैठ जाता और कुछ भी नहीं अपने डैड से कहता। तो उसके डैड कहते हैं कि नीचे मेरा तीसरे नंबर पर है। अब फिर से इसके माइंड में नीचे का ख्याल आता है और वापस से मास्टर की वाइफ इसके पास आती है जो मिसेस फेंग होती है। मिसेस फेंग आकर उसे रेड एनवेलप दे रही होती क्योंकि फेस्टिवल होता है न्यू ईयर, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। तो उसे कहने लगती है कि तुम ले लो ना, ये एक्सेप्ट करना चाहिए। और फेंग चाओ भी कहता है कि तुम्हें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वो उनसे पकड़ लेती है, बट उनके वहाँ से जाने के बाद वो वहीं पर एक बैग के नीचे उसे छुपा कर रख देती है कि किसी को भी नजर ना और वो ले भी ना, क्योंकि वो उनके पैसों को नहीं लेना चाहती थी। पर यहाँ तक कि वो आते हुए उनके लिए दूध भी लेकर आई थी, एक ऐसा गिफ्ट। अब मिसेस फेंग जब सोने के लिए रूम में होती है तो मास्टर से लिन को लेकर डिस्कस कर रही होती है। तो वो कहते हैं कि मैं लिन को अपने साथ इसलिए लेकर आ जाता हूँ क्योंकि वहाँ पर डॉम में
भी कोई बच्चा नहीं होता और तुम्हें पता ना कि बचपन में ही इसकी माँ भी चली गई थी और बाप जो गैम्बलिंग करने लग गया तब उसका तो अता पता भी नहीं है कि वो कहाँ गया कहाँ नहीं। इसलिए मुझे इस बच्ची पर तरस आता है। डॉम में रहती है और डॉम में अब जब छुट्टियां आ चुकी हैं तो कोई भी बच्चा नहीं होता और कैफे भी बंद हो चुका है तो वहाँ पर खाना भी नहीं होगा। तो मैं उसको अपने साथ ले आया। तो उनकी बात सुनकर उनकी वाइफ कहती है कि नेक्स्ट टाइम जब भी तुम उसे लेकर आओ तो मैं उसको अपने साथ सुलाऊंगी और आज भी इसलिए आपको सोफे पर सोना होगा। वो तो बेचारे हो जाते हैं कि क्या मुझे सोफे पर सोना होगा। वैसे इतने टाइम में लिन भी आ जाती है। लिन को देखते ही मिसेस फैंग तो खुश हो जाती है और उसका ड्रेस वगैरह सेट करने लगती है और लिन तो मास्टर के हाथ में ब्लैंकेट वगैरह देकर पूछती है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। तो वो कोई बहाना करके वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके वहाँ से जाने के बाद मिसेस फैंग कहने लगती है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे साइज का ड्रेस लेकर आऊंगी जो तुम्हारे लिए सिर्फ होगा। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और उसके बाद रात में सोने के लिए भी उनके साथ लेट गई थी बट अपनी मॉम की याद में रो रही होती है क्योंकि वो हमेशा चाइनीज न्यू ईयर अपनी मॉम के साथ मनाती थी और उसे अपनी मॉम की याद आ रही होती है इसलिए उसे रोना भी आ रहा था और उसके रोने की वजह से मिसेस फैंग भी उठ जाती है बट वो अपना मुंह ब्लैंकेट में देकर खुद को चुप करवाना चाहती तो मिसेस फैंग भी उसे कुछ नहीं कहती बस उसे थपथपाने लगती है माँ की तरह। अब इसी तरह आइस स्केटिंग करते हुए लिन बड़ी हो चुकी थी और फेंग शाओ ही उसका पार्टनर होता है। फेंग शाओ उसका रिकॉर्ड बताता है कि तुम्हारा 48.1 सेकंड है तो उसे कहती है कि बस मैं 0.1 सेकंड ही पीछे हूँ। तो वो उसे चढ़ाते हुए कहता है कि अभी भी तुम मुझसे 2 सेकंड फिर भी पीछे हो। तो कहती है कि अच्छा बस। वैसे फेंग शाओ को याद आता है कि मॉम का तो बर्थडे है तो वह कहती है कि हाँ मास्टर ने बोला था कि वो काफी अच्छा कुछ उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये कहते हुए वो जाने लगती तो वह कहता है कि डैड ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो मॉम के लिए क्या सरप्राइज अरेंज कर रहे हैं। तो वह कहती है कि उन्होंने बोला था कि ये सीक्रेट है और तुम्हें भी पता लग जाएगा। अब ऐसे दिखाया जाता है कि लिन अपने साथ फेंग शाओ और मास्टर और मिसेस फैंग को ले आती और उनसे आकर कहती है कि ये कूपन रोज नहीं मिलता और इसका टाइम भी लिमिटेड है। बस आप सबके पास 3 मिनट होंगे और 3 मिनट में सबने रेडी होकर सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाना है। फेंग शाओ तो ये सुनते ही कहता है कि ठीक है और जैसे ही ये काउंटडाउन स्टार्ट करती है वैसे ही दोनों वहाँ से जाने लगते हैं पर मॉम डैड तो वहाँ से नहीं जाते। एक डैड को फेंग शाओ ले जाता और दूसरी मॉम को लिन ले जाती है। अब चारों रेडी होकर आ गए थे। पहले तो वो थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद खाने के लिए पहुंच जाते हैं। खाने से पहले उन्होंने सोच लिया था कि वो हेल्थी चीजें खाएंगे और टूट कर खाएंगे मतलब कुछ भी रहने नहीं देंगे इसलिए सभी खाने के लिए खाना इकट्ठा करने लगते और अच्छा खासा सभी खाकर बैठ भी गए थे। पर अभी भी 1 घंटा बाकी होता है तो लिन कहती है कि आपको और भी खाना होगा पर मास्टर बोल देते हैं कि अब तो मुझसे और नहीं खाया जाएगा, अगर मैंने कुछ और खाया तो मैं वॉमिट भी कर दूंगा। बट उसने अभी भी खाना नहीं छोड़ा। बाकी सब तो खाना छोड़कर बैठ गए थे यहाँ तक कि मॉम तो सो ही गई थी और जैसे उनके खाना पास लेकर जाया जाता है तो वो तो पीछे कर देती कि मैं नहीं खाऊंगी और लिन जबरदस्ती अपने पेट में खाना डाल रही होती है। वो बस कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती थी। अब इसके बाद सभी मसाज के लिए आ जाते और मास्टर को तो ये खुद ही बैठ कर मसाज कर रही होती है और फिर फेंग शाओ को भी करती है और उसको ऐसा दर्द देती है कि बेचारा चिल्लाना चाह रहा होता है बट उसको चिल्लाने भी नहीं देती कि ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर चिल्ला नहीं सकते हो। अब इसके बाद वैसे ही वो मिसेस फैंग के लिए केक लेकर आ जाती है। मिसेस फैंग भी ये देखकर उठकर बैठ जाती है और बाकी सब भी उनका बर्थडे विश करने लगती है और वो भी कैंडल ब्लो करती है। अब ऐसे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि लिन अपना जॉगिंग करने के बाद जैसे ही बैठती है तो फेंग शाओ उसके लिए खाने को ले आता और बताता है कि मॉम ने भेजा है। तो वो कहती है कि फिर मैंने जॉगिंग किस लिए की है। तो वो कहता है कि चुप करके ये खा लो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बचा कर लेकर आया हूँ इतनी मुश्किल से। और उसे ओपन करके देने लगता है। वो तो जल्दी से उसे पीने लगती है। तो वो बताता है कि मॉम ने इसमें अपना प्यार भेजा है क्योंकि वो जब ये तुम्हारे लिए खाना डाल रही थी तो बहुत ज्यादा खुश थी। तो वो उसे कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम मास्टर के साथ यहाँ तक आए होगे और बस यहाँ का गेट ही गुजर कर आए और कह रहे हो मैं बहुत मेहनत से लेकर आया। तो वो बताता है कि नहीं, मैं सुबह से बस से आया हूँ और बस में खड़ा हुआ था, एक हाथ से मैंने बस को पकड़ा हुआ था और एक हाथ से इसको पकड़ा हुआ था। मुझे पता है कि मैं किस तरह बचाते हुए लेकर आ रहा हूँ। फिर ये भी बताता है कि मुझे मॉम डैड की सुबह में बातें काफी मिस्टीरियस सी लग रही थी, पता नहीं वो कहाँ पर एयरपोर्ट पर किसको लेने के लिए जा रहे हैं। तो वो उसकी बात सुनकर कहती है कि कहीं परमिशन प्लेयर तो नहीं आ रहे। वैसे ये बात सोचने के बाद वहाँ से भाग जाती है अपनी आइस स्केटिंग करने के लिए और जब वो आइस स्केटिंग कर रही होती है वैसे पीछे से एक लड़का आता है जो इसको कहता है कि चलो कम्पीट करते हैं। ये सेम टू सेम वैसे ही उससे बोलते हैं जिस तरह पहली बार नीचे ने इससे कहा था। अब इसको फौरन से नीचे याद आता है और उसके साथ कम्पीट भी करने लगती है बट अभी भी वही लड़का आगे होता है उससे और जैसे रेड लाइन आने वाली होती है तो वो उसे बताता है कि रेड लाइन आने वाली है और ये अभी भी सेम टू सेम नीचे की तरह ही बता रहा होता और गो भी वैसे ही बोलता है। अब छोटे होते तो इन दोनों ने गिरकर इस रेस को एंड किया था बट अब की बार गिरकर रेस को एंड नहीं करते और नीचे इस रेस को जीत जाता है। वो तो बस उसे देखी जा रही होती है। तो नीचे कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि ये वही बच्चा था जो बचपन में इसे मिला था। तो ये फौरन से पहचान कर कहती है कि तुम नीचे हो ना, तुम कहाँ चले गए थे, वहाँ तुमने कैसे खाया पिया, क्या था, सब कुछ ठीक था ना। तो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ और मैं अभी ट्रेन से आया हूँ। तो वो कहती है कि क्या मतलब तुमने वापस चले जाना है। तो वह कहता है कि नहीं, अब की बार मैं एज अ टीम मेंबर आया हूँ तो यहीं पर रहूंगा। उसकी ये बात सुनकर वो खुश हो जाती है। तो वो उससे कहता है कि अब की बार तो तुम्हारे बाल भी अच्छा, तुम काफी कॉन्फिडेंट भी हो। तो वो उसे कहती है कि हाँ मुझे अपने बालों की केयर करनी अच्छे से आ गई है इसलिए अब ठीक है। वैसे वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जो उनकी तरफ लाइट मारते हुए पूछता है कि तुम दोनों कौन हो। नीचे अपना नेम भी बताता है पर वो कहता है कि नीचे वो कौन है। लिन तो उसकी आवाज को पहचान जाती है, कहने लगती है कि फेंग शाओ तुम हमें तंग कर रहे हो ना। तो फेंग शाओ लाइट को नीचे कर देता है, उनकी तरफ जब आने लगता है तो गिर जाता है। तो नीचे को बताता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे आने का घर जाकर पता लगा। जब तुम्हारे लगेज को
देखा इसलिए मैं यहाँ आ गया। पर लिन कहती है कि इसकी बातों को सुनकर टाइम नहीं वेस्ट करो, तुम बताओ क्या करना है आगे। तो वह कहता है कि तुम जो कहोगी। तो वह कहती है कि चलो ठीक है, फिर इसको सबक सिखाते हैं। ये कहकर दोनों उसकी टांगे पकड़कर उसको खींच कर लेकर जाने लगता है, बट वो तो सरेंडर कर देता है कि मैं हार मानता हूँ। अब लिन जहाँ पर बैठी होती है वहाँ पर कुछ लड़के बातें करते हुए नीचे के बारे में ही आ रहे होते हैं कि नीचे जब यहाँ से गया था तो कितना अकड़ कर गया था कि जैसे उसने कभी वापिस ही नहीं आना, पर अब उसके डैड के पास पैसे खत्म हो गए हैं तो वो यहाँ वापिस आ गया है डॉम में रहने के लिए। अच्छी बात है जो उसको कमरा मिला वो सामान वाला कमरा वो वही डिजर्व करता था। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारे रूम में भी तो एक बेड खाली था ना, तो तुमने उसको वो क्यों नहीं दिया। तो वह कहता है कि मैं तो नहीं दूंगा। अब उसकी ये बात सुनकर लिन तो भागी भागी जाती और फेंग चाओ जब उसको रास्ते में मिलता है तो वह फेंग चाओ से पूछती है कि नीचे का रूम कहाँ पर है। तो वो बताता है कि फ्लोर के लास्ट में जो रूम है वही वाला उसका है जहाँ पर इक्विपमेंट्स वगैरह भी पड़े होते हैं। तो वो कहती है कि वहाँ पर वो क्यों रह रहा है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई वहाँ पर उसको रखते हुए। तो वह कहता है कि उसको अकेला रहना पसंद है, वो किसी के साथ नहीं रहता इसलिए वहाँ पर रह रहा है। पर ये भी उसके रूम में भागते हुए पहुंच जाती और सफाई करने का सामान भी उसके रूम में ले जाती है। तो वो तो उसको देख ही रहा होता है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ये रूम अच्छा बनाना चाहती हूँ, हम दोनों मिलकर इस रूम में काम करेंगे और इस रूम को रहने के काबिल बनाएंगे। ये कहकर वो अपना सफाई का काम स्टार्ट कर देती है, यहाँ तक कि उसके रूम के लिए न्यू चीजें भी लेकर आती है जो उसके बेड के साइड में लगा रही होती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास तो पैसे कम है ना, तो तुमने इतने पैसे क्यों लगाए। तो वह कहती है कि मेरी मर्जी, मैंने पैसे लगाए। तो उसे ये भी बताता है कि मैंने तो इस रूम में थोड़ा टाइम के लिए रहना है। तो कहती है कि थोड़ा टाइम के लिए भी रहना है पर फिर भी अच्छे रूम में रहो। यहाँ तक कि वो तो उसके रूम की उससे भी सफाई करवाती और अच्छे से वो रूम रेडी हो जाता है रहने के लिए। और विंडो के पास उसके लिए प्लांट भी रखती है और बताती है कि जब ये सूखने लगे तो इसको पानी दे देना। वो तो बस चुप करके इसकी बातों को सुन रहा होता है। तो वो कहती है कि चलो ठीक है अब मैं चलती हूँ। वैसे ही उसे फेंग चाओ की कॉल आती है तो वो बताता है कि फेंग चाओ की कॉल है। तो उसके सामने ही उस कॉल को रिसीव करता है और उसे कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो ये उससे पूछते है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि मास्टर हमें बुला रहे हैं। तो ये खुश होकर मास्टर के पास जाने लगती है, पर जाते हुए सबसे पहले वापस से मुड़कर रूम को देखती है और खुश होकर मास्टर के पास पहुंच गई थी। अब मास्टर उन तीनों को इस स्कूल में होने की वजह से एडवांस में ही ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं, बट फौरन से फेंग चाओ तो मना कर देता है कि मैं तो नहीं इसमें जाना चाहता और 2000 युआन तो इसकी फी भी है, तो मैं 2000 युआन अपनी फैमिली के लिए बचाना चाहता हूँ। और इसकी फैमिली भी कौन थी, मास्टर ही तो थे। तो मास्टर कहते हैं कि तुम मुझसे बचोगे नहीं जिस तरह के तुम्हारे काम है। और फिर नीचे से पूछता है कि तुम्हें तो कोई इशू तो नहीं है ना। तो वो कहता है कि नहीं मुझे कोई इशू नहीं है। लिन से वो कुछ भी नहीं पूछते। अब उन दोनों को वो फॉर्म देने के बाद वहाँ से भेज देते और लिन से कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए स्पेशल फॉर्म है, तुम इसके बारे में सोच समझ कर फैसला कर सकती हो। अब उनकी बातों को नीचे भी सुन रहा होता है। अब सभी रात में खाने के टेबल पर दिखाए जाते जहाँ पर सब साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। लिन बताती है कि मैंने जिंगनियान टीम में ज्वाइन करने का सोच लिया है। उसकी ये बात सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और मिसेस फैंग भी कहती है कि क्या तुमने इतनी दूर जाने का सोच लिया। तो वह कहती है कि जी मैंने सोच लिया है और अब परेशान न हो, मैं वेकेशंस वगैरह में आपसे मिलने के लिए आती रहूंगी। फेंग चाओ कहता है कि तुम फिर रोते हुए वापस मत आना। तो वह कहती है कि नहीं मैं क्यों रहूंगी, यहाँ पर रोएगा तो कोई और। वो ये बात फेंग चाओ को ही कह रही होती है, बट वो कहता है कि मैं क्यों रहूंगा। बट मास्टर कहते हैं कि जो भी तुमने सोचा अच्छा सोचा है, पर नीचे तो बस उसे देखी जा रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिन उठती है तो निकल जाती अपने दोनों भाइयों जैसे दोस्तों के साथ। अब नीचे और फेंग चाओ भी उसके साथ ही होते हैं और घर की ग्रोसरी करने के लिए आई होती है, बट घर के बजट के अंदर ही रहकर उसने काम करना होता है, इसलिए सबसे सस्ती वाली चीज और फायदे वाली चीज वो ले रही होती है। इस तरह करके वो एक एक चीज ली जा रही होती है और नीचे जो पहली बार इसके साथ इस तरह आया था वो तो इसे देखकर स्माइल कर रहा होता है और इन दोनों की बस हरकतों को देख रहा होता है, यहाँ तक कि वो तो लास्ट में ट्रॉली में बैठ कर ही इशारा करके उन्हें रोक रही होती है कि अब यहाँ से चीज लेनी, ये चीज रह गई है और साथ साथ हर चीज की कैलकुलेशन भी की जा रही होती है। अब इसी तरह वो कपड़ों वाले एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो तीनों ही रेड कलर की शर्ट्स लेते हैं और तीनों ही उस शर्ट को पहनकर पिक्स बनाने लगते हैं। अब जैसे ही लास्ट में स्टोर से बाहर जाने की बारी आती है तो नीचे फेंग चाओ से कहता है कि तुम्हें वॉशरूम जाना था ना। तो वह कहता है कि क्या मैंने ऐसा बोला था। तो वह कहता है कि हाँ तुमने बोला था अभी कुछ टाइम पहले कि तुम्हें वॉशरूम जाना है। फेंग चाओ को याद तो नहीं आता कि उसने ऐसा कुछ बोला है या नहीं बोला, बट उसे वॉशरूम जरूर आ जाता है। तो कहने लगता है कि ठीक है मैं वॉशरूम से आता हूँ। ये कहकर वो वॉशरूम करने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद नीचे लिन को कंधा मारते हुए पूछता है कि तुम इतने पैसे क्यों बचा रही हो। तो वो आगे से कहती है कि पैसे बचाना अच्छी बात होती है और अपने काम से काम रखो ना। ये कहकर वो भी उसे कंधा मारती है तो वो भी आगे से वापिस से वही चीज रिपीट करता कहता है कि क्या मैं पूछ नहीं सकता हूँ। और फिर से इसके बाद कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वैसे ही हमें मॉम डैड दिखाए जाते जो घर पर बैठकर लिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। मॉम कह रही होती है कि क्या लिन को इतना दूर भेजना सही रहेगा। तो मास्टर कहते हैं कि वो अपनी लाइफ में जो भी करना चाहती है उसे करने दो, मैं उसको किसी भी चीज में रोकना नहीं चाहता हूँ। तो मिसेस फैंग भी कहती कि चलो ठीक है उसका राइट है, वो जो मर्जी करे। और इधर नीचे दिखाया जाता है जो लिन से यही पूछता है कि तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती, तुम्हें तो स्केटिंग करना पसंद है ना। तो वह कहती है कि बस मुझे वैसे ही जाना है, वो जगह मुझे अच्छी लग रही है, पर वो असल बात जानना चाहता था कि तुम्हारी जाने की रीजन क्या है। तो वो उसे बता देते हैं कि यहाँ पर भी मैं बोनस के लिए आई थी और वहाँ पर भी मुझे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, तो मैं वहाँ पर क्यों न जाऊँ। तो कहता है कि नहीं ये बात नहीं है, तुम्हें स्केटिंग करना सबसे ज्यादा पसंद था, अब बोनस को तुम बीच में मत लेकर आओ। पर उससे वो असल बात फिर भी नहीं बता रही होती। उसे अपने रिलेटिव की वही बात याद आ रही होती है जो उसे पैसों के लिए मार रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कोई पैसे नहीं छोड़ कर गई। तो ये आगे से बताती है कि नहीं मेरी माँ मेरे लिए कोई पैसे छोड़ कर नहीं गई है, इसलिए बस उसे पैसे बचाने और पैसे कमाने का
का था और इसे यही बोलते हैं कि मैं वेकेशंस वगैरह में वापस आती रहूंगी और कुछ ड्रीम ऐसे होते हैं जो आप पूरे नहीं कर सकते हो। अब ऐसे दिखाया जाता है कि लिन की लाइफ गुजरती जा रही होती और जैसे ये मास्टर के बुलाने पर ऑफिस पहुंचते तो वहाँ पर जाने पर इसे पता लगता है कि 2000 युआन जो फॉर्म की फी देनी थी वो ऑलरेडी नीचे इसकी दे चुका है। ये चीज वो फौरन से नीचे के पास ले आती है और नीचे से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी, तुमने मेरे पैसे क्यों दिए? और देखो मैंने इतनी रिक्वेस्ट की कि मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, बट उन्होंने मुझे पैसे वापस नहीं किए। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या तुम्हारे पास इतने एक्स्ट्रा पैसे थे जो तुमने मेरे पैसे भी दे दिए? मैंने बोला ना कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, बल्कि जिंगयान की तरफ से जैसे ही मुझे कॉल आएगी या कंफर्मेशन मिल जाएगा तो मैं वहाँ पर चली जाऊंगी। बस मैं उनकी कॉल का वेट कर रही हूँ। पर नीचे तो उसके सामने ही उसके दिए हुए पेज को फाड़ देता है, पर वो फिर भी कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे वापस करूंगी। पापा कहते हैं कि तुम्हें एक बार तो मेरे साथ ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए। वैसे लिन दिखाई जाती है जो कैमस की तरफ आ रही होती है तो एक लड़का उसे तंग करने लग जाता है जिसका नेम लिन फेंग होता है। वो उसे आगे नहीं जाने दे रहा होता है किसी भी साइड से। जिस साइड पे लिन हो रही होती है वो उसी साइड पर हो जाता है। वैसे पीछे से फेंग जाओ और नीचे से देख लेते हैं तो फौरन से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास आ जाते हैं दोनों। जैसे लिन फेंग के पीछे आकर खड़े होते तो फौरन से वो चुप हो जाता है। उसे पता लग जाता है कि अब उसका यहाँ से भागना ही ठीक रहेगा। फेंग जाओ अभी उसे कुछ कहता भी नहीं है, वो तो पहले वहाँ से भाग जाता है। अब उसके वहाँ से जाने के बाद नीचे लिन से पूछता है कि उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? तो वो कहती है कि नहीं, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। वैसे मिस हान दिखाई जाती है जो न्यू आई थी ट्रेनिंग करवाने के लिए सब बच्चों को, और लिन तो उन्हें देखती रह जाती है। अब ये भी आइस स्केटिंग के एरिया में पहुंच जाती है ट्रेनिंग वाले। वहाँ पर तीनों खड़े होकर आपस में बात कर रहे होते और नीचे से बताता है कि ये जोजो है जो परमिशन टीम में सबसे ज्यादा फास्ट है। ये तो अभी जोजो को देख ही रही होती तो मिसेस हान इनकी टीम को बुलाती है कि तुम लोगों की टीम में से कौन कम्पीट करना चाहेगा। और ये तीनों जैसे मिसेस हान के पास आते हैं तो वहाँ पर नीचे लिन का नेम ले देता और कहता है कि ये जोजो के साथ कम्पीट करना चाहती है। लिन तो उसका मुंह देखती रह जाती है कि मैंने ऐसा कब बोला और मैं तो ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहती, बट उसके पास अब बोलने को कुछ भी नहीं बचा था। मिसेस हान कहती कि चलो ठीक है। अब सभी टीम के एक पर्सन आ जाता है रेस लगाने के लिए जिसमें लिन भी होती है और जोजो भी होती है। अब जैसे रेस स्टार्ट होती है ये बिल्कुल जोजो के पीछे होती है, बट इन दोनों में थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा होता है और पीछे वाले सबसे इसका कम डिस्टेंस होता है। बट फिर भी ये कम्पीट करने की फुल ट्राई कर रही होती है कि किसी न किसी तरह वो जोजो के पास हो। पर इसे अपनी स्पीड का तो पता था कि वो कभी भी 48 से नीचे नहीं आई, जबकि उसका हाईएस्ट टाइम ही 47 सेकंड था। और इसी के साथ जोजो जीत भी जाती है और ये सेकंड नंबर पर आती है। अब इनका टाइम बताना होता है। सबसे पहले जोजो का टाइम बताया जाता है जो 47 सेकंड होता है और इसका टाइम बताया जाता है कि 47.8 सेकंड। ये सुनते साथ ही तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि मैं 47.8 सेकंड हूँ। वैसे मिसेस हान सब लोगों को जाने का बोलती है, बट वहाँ पर लिन को रोक लेती है और लिन जब मिस हान के पास जाती है तो मिस हान उसे डांटने लग जाती है कि इसमें खुशी वाली कौन सी बात है, एवरेज टाइम ही 47 सेकंड है और तुम तो 47 सेकंड से बहुत ज्यादा दूर हो। क्या तुम्हें इस चीज में शर्म नहीं आ रही? तुम्हें तो और इम्प्रूव करना चाहिए, तुम्हारा कुछ भी ठीक नहीं है। अब ये डांट तो इसे बहुत ज्यादा फील होती है और इसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, पर मिसेस हान अभी भी चुप नहीं होती। कह लगती है कि तुम जिंगयान जा रही हो ना, तुम वहीं पर ठीक हो, वही तुम डिजर्व करती हो। पता नहीं यहाँ पर तुम ट्रेनिंग करने के लिए क्यों आई हो। ये कहकर मिसेस हान वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद दोनों उसके पास आ जाते हैं और फिर चेंज करके ये जब नीचे के साथ जा रही होती है तो नीचे से कहता है कि मैं भी वहाँ की टीम इस तरह की कोई भी डिमांड ना करती हो जिस तरह मिसेस हान कह रही थी, तो तुम वहाँ पर ठीक रहोगी। उसकी ये बात सुनकर वो पहले तो नीचे की तरफ देखने लग जाती है और फिर वापस की तरफ भागने लगती है जहाँ पर मिसेस हान भी अंदर से बाहर आ रही होती है। तो वो फौरन से मिसेस हान के पास आती और उनसे आकर कहने लगती है कि मैंने सोच लिया कि मैं जिंगयान ले जाऊंगी। आते हुए मैंने उनसे बात कर ली और सब कुछ कैंसिल कर दिया है, अब मैं यहीं पर ट्रेनिंग करूंगी। मिसेस हान कहती है कि क्या सच में? मिसेस हान भी ये बात सुनकर काफी खुश होती है तो वो कहती है कि हाँ मैं सच में अब यहीं पर ट्रेनिंग करूंगी। चलो मैं इस साल ना पास हो पाई तो अगले साल मैं जरूर पार्टिसिपेट कर पाऊंगी। तो वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हें 3 मंथ का टाइम देती हूँ, 3 मंथ में अगर तुमने कर दिखाया तो तुम भी इस टीम का पार्ट बन जाओगी। तो वो भी ये बात सुनकर खुश हो जाती है और नीचे की तरफ खुशी से भागते हुए आ रही होती है। उसको देखकर स्माइल कर रही होती तो ये भी उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। और वैसे फैमिली टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ये पूरी फैमिली के साथ ही डम्पलिंग्स को काफी एंजॉय कर रही होती है और एक डम्पलिंग की शेप काफी ज्यादा अजीब होती है जिसे देखकर फेंक जाओ कहने लगता है कि ये तो जरूर नीचे ने बनाया होगा। लिन कहती है कि तुम मुझे दे दो। जैसे वो उसकी वाइट लेती है तो उसे उसमें कुछ फील होता है और उसे बाहर निकालने पर पता लगता है कि इसमें तो कौन छुपा हुआ था। ये देखते ही फेंक जाओ कहता है कि अब तो मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने इसे ये क्यों दिया था। और फिर वापिस से साथ में सभी ड्रिंक करने लगते हैं। आज पूरी फैमिली ने साथ बैठकर ड्रिंक किया था, जबकि मिसेस फेंग तो चाहती थी कि कोई भी बच्चा ड्रिंक ना करे, पर मास्टर कहते हैं कि कुछ नहीं होता और सभी खुश होकर ड्रिंक कर लेते हैं। अब मिसेस फेंग जो मास्टर के पास आती है उनसे आकर पूछती है कि लिन कहाँ पर है, तो वो बताते हैं कि उसे काफी हॉट फील हो रहा था ड्रिंक करने के बाद, इसलिए वो थोड़ी ताजा हवा लेने के लिए गई है और नीचे भी उसके साथ ही गया है। अब उनकी ये बात सुनकर वो नीचे को सोए हुए देखकर कहती है कि आपने इसको नीचे क्यों सोने दिया, ऊपर क्यों नहीं सुलाया। तो कहते हैं कि मैंने कोशिश की पर ये ऊपर ही नहीं आया। तो ये अपने बेटे को सेट करते हुए कहती है कि तुम जब उठोगे तो तुम्हें रिग्रेट फील होगा। तो वह कहते हैं कि क्या मतलब रिग्रेट फील होगा। तो कहती है कि लिन बस इतनी बात होती है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। और इधर लिन दिखा जाती है जैसे अभी भी हॉट फील हो रहा होता है तो नीचे उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है। तो वह कहता है कि आइसक्रीम किस लिए। तो कहता है कि तुम्हें हॉट फील हो रहा है ना, तो तुम इस आइसक्रीम को फेस पर लगा सकती हो तो तुम्हें थोड़ा ठंडा फील होगा। तो वो जैसे आइसक्रीम को लगाती है तो कहने लगती है कि मुझे ये आइडिया क्यों नहीं आया। अब वैसे लिन जो अपनी चीजें वगैरह रख रही होती है तो मिसेस फेंग उसके पास आती है और उसको आकर हेयर ड्रायर देने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें न्यू देना चाहती थी बट तुम न्यू चीजें लेती नहीं
होते, इसलिए मैंने अपना पुराना वाला तुम्हें दे दिया और मैं अपने लिए न्यू वाला ले आऊंगी। तो वो मिसेस फेंग को हक कर लेते, तो मिसेस फेंग उसे बताती है कि हमेशा से मैं बेटी चाहती थी, जब फेंग शाओ भी होने वाला तो मैं चाहती थी कि मेरी बेटी हो जिसकी मैं चुटिया वगैरह बनाऊं और उसके लिए प्यारी प्यारी चीजें लेकर आऊं, पर उसके बाद तुम मुझे मिल गई जिसको मैंने अपनी बेटी की तरह समझा, पर तुम मुझे कुछ भी अपने लिए लाने नहीं देती हो, कोई भी पैसा नहीं लगाने देती हो। तो वो कहती है कि जब मैं कमाने लग जाऊंगी ना तो मैं खुद अपने लिए और आपके लिए चीजें लेकर आऊंगी और हम साथ में ट्विनिंग करेंगी, बिल्कुल सिस्टर्स लगेंगी। तो मिसेस फेंग भी उसके बाद से खुश हो जाती है। अब लिन भी डॉम आ जाती है जहाँ पर उसने ट्रेनिंग वाले लोगों के साथ ही रहना होता है। अभी पहले तो उसे नहीं पता होता कि उसका रूम किसके साथ है, पर जैसे अपनी चीजें वगैरह लेकर आती है तो उसमें नाइट लाइट होती है जिसे देखकर वो स्माइल कर रही होती है। और इधर नीचे दिखाया जाता है जिसके रूम में एक तो उसका फ्रेंड फेंग चाओ होता है और दूसरा वही लड़का ली फेंग होता है जिसकी मॉम भी उसके साथ ही होती है। और मॉम उसे कह रही होती है कि तुम अकेले बैठ कर खाई जा रही हो, चलो अपने रूममेट्स को भी अपना खाना शेयर करो। तो वो उन दोनों से पूछता है तो दोनों ही खाने से ना कर देते हैं। फेंग चाओ तो ये भी कहता है कि ये चीजें खाने से मना किया गया है, तो वो कहता है कि तुम लोग इस चीज पर ज्यादा रहो, मैं तो नहीं रहने वाला, और अभी कौन सी हमारी ट्रेनिंग होने वाली है जो मैं ये चीजें खाने से रुक जाऊँ। वैसे लिन भी वहाँ पर पहुंच जाती है और लिन जैसे ही ली फेंग की मॉम को देखती है तो उसे देखते साथ ही डर जाती है और वहीं पर रुक जाती है और बाहर से नीचाओ को इशारा करके बुलाती है। नीचाओ से बाहर आकर कहता है कि तुम अंदर आ सकती हो, हाँ मैं यहाँ पर। तो कहती है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं उसे डरती हूँ, बस मैं उसका सामना नहीं करना चाहती और मैं तुम्हें ये देने के लिए आई थी। ये नाइट लाइट है, अगर तुम्हें जरूरत हो तो तुम इसको यूज कर सकते हो और ये मुझे बाय वन गेट वन फ्री मिली थी, इसे सोचा कि एक तुम्हें दे देती हूँ। तो वो भी उससे वो ले लेता है और ये वैसे ही जल्दी का कहकर वहाँ से भाग जाती है। वैसे मिसेस हान के साथ ट्रेनिंग दिखाई जाती है, सभी स्टूडेंट्स वगैरह रेडी होते हैं ट्रेनिंग के लिए और जैसे सब लोग ट्रेनिंग करने के लिए जाने लगते हैं तो मिसेस हान लिन को रोककर उसे कहती है कि तुम अभी ये वाली ट्रेनिंग नहीं करोगी बल्कि फाउंडेशन प्रैक्टिस पहले करोगी। तो वह कहती है कि मैं ये वाला टेस्ट क्यों नहीं कर सकती और कब तक मुझे फाउंडेशन प्रैक्टिस ही करनी होगी। तो कहती है कि जब तक मैं तुम्हारी प्रैक्टिस को देखकर ओके ना कह दूं। ये तो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और नीचे भी ये सब कुछ देख रहा होता है, बट उसे तो ट्रेनिंग करनी होती है तो सभी उसके सामने ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और जैसे ट्रेनिंग एंड होती है तो नीचे को अभी भी लिन को देखकर अच्छा फील नहीं हो रहा होता और लिन भी चुप करके एक जगह पर जाकर बैठी होती है। नीचे उसके पास आता है और उसे समझाने लगता है कि मिसेस हान तुमसे बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करती, इसी वजह से तुम्हारी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखकर बैठी हुई है। अब उसकी ये बात सुनकर वो तो खुश हो जाती है, कहीं लगती है कि क्या सच में, और खुशी से भागते हुए वहाँ से चली जाती है। डॉम में आकर जब सफाई करी होती है तो उसे जोजो के बेड के नीचे एक बॉक्स नजर आता है जिसमें मेडल ही मेडल होते हैं। अभी उसे वो देख ही रही होती है तो वैसे जोजो और उसकी दूसरी रूममेट भी आ जाती है तो उन्हें देखकर ये जल्दी से खड़ी हो जाती है, कहीं लगती है कि मैं तो बस अपना मोबाइल पकड़ रही थी। तो दूसरी वाली कहती है कि कोई बात नहीं और जोजो भी लाइट्स वगैरह ऑफ कर देती है। ये देखकर वो कहती है कि मुझे जोजो के साथ रहना आता है और तुम भी रहना सीख जाओगी। बल्कि अक्सर ये एक बेड खाली हुआ करता था क्योंकि जोजो को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और ना ही उसके बिहेवियर को। पर वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अब जोजो तो अपना सोने के लिए लेट गई थी और उनसे लोगों से भी कहती है कि तुम लोग भी सो जाओ। ये भी अपने बेड पर चली जाती, हाफ कर्टन तो कर देती है बट हाफ से जोजो के बेड की तरफ ही देख रही होती है, कहने लगती है कि ये बिल्कुल मेरी आइडियल है। और इधर नीचे दिखाया जाता है जो सोने के लिए लेटा होता है और फेंग चाओ उसके पास से नाइट लाइट पकड़ के कहता है कि अब ये क्या चीज है, तुम भी क्या इस तरह की चीजें लेते हो। तो वो बताता है कि नहीं ये मुझे लिन ने दिया है। तो वो उसे बोलने लगता है कि क्या तुम्हारा टेस्ट भी इतना खराब हो गया है, पर वो अपने पास से उठाकर उसके ऊपर एक चीज मारता कहते हैं कि सो जाओ। तो वो अभी अपने चुप करके बेड पर चला जाता है और वैसे नेक्स्ट दिखाया जाता है कि नीचे लिन को एक जगह पर लेकर जा रहा होता है। लिन उसे पूछे जा रही होती है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो, पर वो उसे नहीं बताता और एक जगह पर पहुंचकर वहाँ पर जैसे प्लांट लगाने लगता है तो लिन उसके पास आ जाती है और पूछे लगती है कि क्या तुम यहाँ पर प्लांट लगाने के लिए आए हो। पर प्लांट को देखकर कहती है कि ये इस प्लांट का सीजन नहीं है, अगर तुम इसको लगा भी देते हो तो ये खराब हो जाएगा, तुम्हें ये नहीं लगाना चाहिए। तो वो इसी प्लांट की एग्जाम्पल उसी पर जोड़ देता है। तो वह कहने लगती है कि ये क्या बात हुई, तो मुझे फिर से किसी न किसी स्टोरी में लेकर आए जा रहे हो। तो वह कहता है कि स्टोरी के बारे में मैंने काफी टाइम सोचा और फिर जाकर तुम्हारे रिलेटेड ये स्टोरी बनाई और बताता है कि तुम्हारी प्रोग्रेस काफी अच्छी जा रही है। मैंने उनकी डायरी को देखा था जहाँ पर वो तुम्हारी हर एक एक्टिविटी को लिख रही है। ये सुनते वो से पूछती है कि तुमने उनकी डायरी को कैसे देख लिया। तो वो बताता है कि मेरी प्रोग्रेस मिस हान मुझे दिखा रही थी तो मैंने एक तो पेज आगे भी कर लिया तो वहाँ पर मुझे तुम्हारा नेम नजर आ गया, बस इसीलिए मैंने देख लिया। वो तो उसकी ये बात सुनकर खुश हो जाती है और दिल लगाकर अपनी प्रैक्टिस करने लगती है सभी लोगों के साथ। और जैसे ही उनकी प्रैक्टिस एंड होती है तो सभी लोग थक जाते हैं। लिन भी काफी ज्यादा थक चुकी थी और मिस हान वापस आने के बाद भी सब बच्चों की प्रोग्रेस वगैरह पर देख रही होती है। सब बच्चों की प्रोग्रेस अच्छी होती है बट लिन में उसे कुछ भी इतना खास चेंज नजर नहीं आ रहा था। इसी वजह से मास्टर को कॉल करती है। मास्टर भी रात में कॉल उठाते हुए कहते हैं कि खैर थी क्या हुआ, क्या फेंग चाओ ने कुछ गलत कर दिया। तो वो कहती है कि नहीं फेंग चाओ तो बहुत अच्छा बच्चा है और अच्छे से अपनी ट्रेनिंग भी कर रहा है, नीचे भी बहुत ही अच्छा बच्चा है, बट मुझे लिन की समझ नहीं आ रही। मिस हान जो मास्टर से बात कर रही होती है बट मास्टर से कहने लगते हैं कि वो थोड़ी स्पेशल सी बच्ची है और मैंने बस उसको लाड प्यार में थोड़ा बिगाड़ दिया है, वो जल्दी सीख जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चले हम इस बारे में कल बात करेंगे। मिस हान कहती कि चलो ठीक है, मैंने बस यही पूछना था। अब ऐसे इधर तीनों दिखाए जाते हैं जो नीचे का सहारा लेकर चल रहे होते हैं क्योंकि दोनों की ट्रेनिंग करने के बाद हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, बट उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि नीचे भी तो उनके साथ था ना, तो उसकी क्यों नहीं हालत खराब हुई, बस उन्हीं की क्यों हालत खराब हुई है। नीचे लिन से कहता है कि तुमने ज्यादा ट्रेनिंग किया है, पर वो कहती है कि तुमने भी तो सेम वही वाली ट्रेनिंग किया ना जो फेंग चाओ ने की है। पर वो उसे कहता है कि मिस हान ने उसे एक्स्ट्रा भी करवाया क्योंकि वो शायद उसमें कुछ
देखना चाहती थी, मैं देख रहा था कि वो उसे ऑब्जर्व भी कर रही है। पर फेंग चाओ कहता है कि मुझे तो लगता है कि वैसे ही मैं निकल जाऊंगा। तो लिन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम भी बहुत अच्छा करे हो, बस सही मैं नहीं कर रही हूँ। तो वो कहता है कि मैं नीचे जितना तेज नहीं हूँ। नीचे कहता है कि तुम तेज नहीं हो पर फिर भी ठीक हो, बट उसे यही होता है कि देख लेना जब रिजल्ट आएगा ना मैं राउंड से ही बाहर रहूंगा और फिर मुझे वापस से घर जाना पड़ेगा। लिन कहती है कि ऐसा ना हो। तो वह कहता है कि हाँ ऐसा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि मैं नहीं वापस से डैड का मुंह देखना चाहता। लिन कहने लगती है कि अच्छा बस करो बातों को, चलो डॉम चलते हैं ना। जैसे वो ये बात कहती है तो वो डॉम के लिए मुड़ जाते हैं। अब लिन को अंदर तक छोड़ने के लिए नीचे खुद आता है। अब नीचे को लिन के साथ देखकर उसकी रूममेट उन दोनों का आपस में कुछ नैन मटक्का ही समझ लेते। तो कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए बाहर जा रही हूँ, तो मैं मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर यहाँ वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो ये उसे आवाज देकर रोकने लगती है, बट इतना टाइम में वो याओ के बेड पर दोनों साथ में गिर जाते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। जल्दी से उठकर बैठ जाते हैं और नीचे तो उसके पास ही उठकर खड़ा हो जाता है उसके सामने। उसको अपने सामने खड़ा देखकर कहने लगती है कि क्या अभी भी तुमने कोई बात करनी है। तो वो चेयर लेकर उसके पास बैठ के आता और उसे बैठकर समझाने लगता है कि तुम्हें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। पर वो तो उसे कह देती है कि तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ। तो वह कहता है कि सारे इल्जाम क्या तुमने मुझे दे दिया। तो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे अपनी लाइफ का गोल मिल गया है, वो भी तुम्हारी वजह से। ये कहकर उसे थैंक यू कहती है। अब ये भी उसकी इतनी सी बात से खुश हो जाता है और वैसे ही ट्रेनिंग का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन फिर से सबके साथ ट्रेनिंग कर रही होती है और दिल लगा कर कर रही होती है। अब जब खाने का टाइम आता है तो वो सब्जियां देखकर खुश नहीं हो रही होती। अब उसे तो कुछ और खाना होता है, जैसे कि चिकन पीस या इस तरह का कुछ। जो कुछ लोगों को ही वहाँ पर मिल रहा था वो तो नहीं कह रही होती कि मुझे ला दो ना, बट दोनों ही इस बात को नहीं मारे होते। तो ये भी सैड होकर बैठ जाती। अब ये देखकर फेंग चाओ वहाँ से उठकर लेने के लिए चला जाता है। अब उसके जाने के बाद नीचे लिन को थोड़ा अपना खाना देकर कहता है कि तुम्हें यही खाना होगा, कुछ नहीं होता, ये भी खाना अच्छा होता है। वो भी उसके उस खाने को ले तो लेती है और यहाँ तक के खाने भी लग जाती है। और इधर कैप्टन हान दिखाया जाता है जो जोजो के पास बैठा हुआ था। वो जोजो को लाइक करता होता है, इसी वजह से उसको अपने भी चिकन पीस दे रहा होता है, बट जोजो तो कहने लगती है कि मुझे नहीं खाना और ये खाने में हेल्थी नहीं है। ये कहकर उसे मना कर देती है। और इधर फेंग चाओ दिखाया जाता है जो चिकन लेग लेने के लिए पहुंच जाता है, बट उसको वहाँ से ये पता लगता है कि ये तो यहाँ से उसे नहीं मिलेगा और वैसे भी वो खत्म हो गया था। अगर उसे लेना है तो कैप्टन हान के पास जाना होगा। अब ये भी फौरन से कैप्टन हान के पास अपनी प्लेट लेकर पहुंच गया था, वो भी खाली प्लेट। कैप्टन हान को तो गुस्सा आ जाता है उसे देखकर। तो ये कहने लगता है कि कैप्टन हान क्या मुझे ये चिकन लेग खाने को मिल सकता है। कैप्टन हान उसे समझाने लगते हैं कि ये खाने के लिए ठीक नहीं है ये वो, पर इतने टाइम में जोजो उसे अपनी वाली चिकन लेग्स दे देती है। ये देखते ही फौरन से कैप्टन भी अपने चिकन लेग उसकी प्लेट में रख देता है कि तुम ये खाओ। अब जोजो की वजह से उसे ऐसा करना पड़ता है। और फेंग चाओ तो योगर्ट भी उसके पास से लेकर जाने वाला था, पर फिर कहता है कि मैं वो कहीं और से ले लूंगा। ये कहकर वो चिकन लेकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद बेचारे कैप्टन हान को भी बॉइल्ड वेजिटेबल ये खाना पड़ रहा होता है और ये भी चिकन लेकर लिन के पास पहुंच जाता है। लिन तो बड़े मजे से उस चिकन को खाने लगती है और खुश हो रही होती है। फेंग चाओ कहता है कि क्या तुम खुश हो। तो वह कहती है कि हाँ। तो वह कहता है कि ठीक है, मुझे मांगना भी पड़ा तो मैं तुम्हारे लिए रोज मांग कर ये चिकन लेकर आया करूंगा, बस तुम खुश रहो। और तो याद दिखाई जाती जो जोजो के पास बैठी होती है, उसे मना रही होती है कि तुम रिले में पार्टिसिपेट ना करो, हमें भी वो खाना खाने का मौका मिल जाएगा जो तुम लोगों को मिलता है। पापा कहती है कि मैं इस चीज में कुछ नहीं कह सकती, क्या पता तुम मेरी जगह भी ना ले पाओ अगर मैं ना भी पार्टिसिपेट करूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से बाहर चली जाती है। अब सारी बातें लिन भी सुन रही होती और वो याओ के पास आकर बैठ जाती, उससे बातें वगैरह कर रही होती है, जिससे उसे बहुत सी हेल्प भी मिलती है। बट अब लिन का मकसद चेंज हो चुका था। वो भी इस तरह के मेडल्स वगैरह लेना चाहती थी जैसे जोजो के पास थे। वो खूब दिल लगाकर ट्रेनिंग कर रही होती है और फिर से जोजो को मेडल मिलने का टाइम आ जाता है। वो नेशनल चैंपियन होती है और उसको मेडल भी मिल जाता है। बैठकर 2-4 लाइनें भी बोल देती है अपनी स्पीच में। और जैसे ही वहाँ से जाने लगती है लिन फौरन से जोजो के पास आती है और उसको आकर पानी देती है और उसे कांग्रेचुलेशंस कह रही होती है नेशनल चैंपियन बनने के लिए। वो इससे आगे कोई और बात करती है, आगे से जोजो से कह देती है कि जैसा कोच कहे वैसे ही तुमने करना है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगी थी, पर कैप्टन हान ने उसे रोककर उसके साथ पिक बनवाने लगता है, क्योंकि वो भी नेशनल चैंपियन बना तो उसके पास भी वैसे ही मेडल था। अब ये भी चुप करके उसके साथ पिक बनवा लेती है और वहाँ से चली जाती है। और वैसे नेक्स्ट दिखाया जाता है कि कैप्टन हान के साथ न्यू जूनियर उसके दोस्त होते हैं, जिनमें से एक फैंगली भी होता है और उनमें कोई ना कोई बात चल रही होती है। ये देखकर नीचे कहने लगता है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। और वैसे दिखाया जाता है कि सच में कैप्टन हान आज जोजो को प्रपोज करने वाला था और उसको अपना लव कन्फेस करने के लिए बुला भी लेता। अब जोजो चुप करके उसकी बातों को सुन रही होती है। वो उसके लिए स्नीकर्स लेकर आया था जो लेटेस्ट एडिशन था और वो उसे बताता है कि मुझे यही सही लगा तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना और तुम्हें वैसे भी दूसरी चीजें पसंद नहीं है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया और इस टाइम के लिए मैंने 4 साल से वेट किया है। तो वह कहता है कि क्या मतलब। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही चैंपियन बना। तो वह कहती है कांग्रेचुलेशंस। और चैंपियन बनने से मुराद क्या है। तो वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ के उसे बता देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और ये सब डोर से खड़े होकर नीचे लिन और फेंग चाओ भी देख रहे होते हैं। वो इस चीज को फुल एंजॉय कर रहे होते हैं, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये चीज जोजो को पसंद नहीं है और शायद वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते और ना ही उसे कोई बॉयफ्रेंड चाहिए। आगे से जोजो से ये जवाब देती है कि अभी इस बात का मिस हान को नहीं पता और अगर तुम लोग चाहते हो कि इस बारे में उन्हें ना पता लगे तो चुप करके यहाँ से चले जाओ और अपने ग्रुप को भी अपने साथ लेकर जाओ और ये बात यहीं पर खत्म हो जाएगी, मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगी। ये कहकर जब जाने लगती है तो फिर से कैप्टन हान उसे रोककर पूछने लगता है कि मुझे बताओ तो सही तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया है। अब ये सब देखकर तीनों को ये हालात काफी खराब लग रहे
होते हैं कि कुछ तो होने वाला है। तो जोजो बोल देती है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो तो मैंने इसीलिए तुम्हें रिजेक्ट किया है, और वैसे भी जो तुम शूज लेकर आए हो ना ये काफी महंगे हो, तो और तुम्हारी फैमिली की कंडीशन इतनी ठीक नहीं है, तो तुम्हें जाकर ये शूज वापस करवा देना चाहिए। पर वो तो बोल देता है कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, और वहाँ से जोजो को भी जाने नहीं दे रहा होता। वैसे नीचे आकर कहने लगता है कि जोजो मैंने आपसे एक बात करनी है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो आगे से कैप्टन से पंगा ले लेता है कि मुझे जोजो से बात करनी, इसलिए मैं उन्हें यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। तो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात चल रही है। तो कहते हैं कि हाँ मैंने सुन लिया है, तुम उसे लाइक करते हो, और उसने साफ रिजेक्ट कर दिया कि वो तुम्हें लाइक नहीं करती। ये सुनते ही कैप्टन हान को तो गुस्सा आ जाता है और उसे पकड़ लेता है, और बाकी लोग भी नीचे को इससे पहले मारते। जोजो कहती है कि बस कर दो, तुम लोगों ने ये क्या तमाशा लगा लिया है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद लिन भी नीचे को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब कैप्टन के पास उसका ग्रुप भी रह जाता है जो उसे तसल्ली वगैरह देने का सोचते हैं। तो वो फौरन से उन्हें बोल देता है कि तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ, बस मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहकर उन्हें भी वहाँ से भगा देता है। वो लोग भी चुप करके वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके वहाँ से जाने के बाद ये अपनी डेकोरेशन के पास बैठकर जोजो के बारे में सोचने लगता है, उसकी बातों के बारे में। जबकि तो जोजो दिखाई जाती है जो पीछे से आकर नीचे को रोकती है और उसे बोलती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर वो दोनों से बोल देता है कि तुम लोग चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। वो नीचे की ये बात सुनते ही वहाँ से चले जाते हैं। अब नीचे जोजो के पास आता है। जोजो कहती है कि तुमने मेरी वजह से कैप्टन से पंगा क्यों लिया, मेरी हेल्प करने के लिए क्यों आए। तो वह कहता है कि बस मैं भागता थोड़ा फास्ट हूँ ना, इसलिए हेल्प करने के लिए पहुंच गया, और वैसे भी आपको उस हालत में लिन को देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, तो सोचा कि मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए, आपको हेल्प की जरूरत है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें पता ना कैप्टन से पंगा लेना क्या होता है। तो कहता है कि मुझे पता है, पर वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो जोजो से कहती है कि तुम लिन और फेंग चाओ हमेशा साथ साथ रहते हो, क्या अच्छे दोस्त हो। तो वो उसे बताता है कि हम सेम ही कॉलेज से आए हुए हैं और हम बहुत ही ज्यादा क्लोज है एक दूसरे के, इसलिए हम साथ साथ होते हैं। और लिन आपको अपनी आइडियल समझती है, वो आपसे ही मोटिवेट होती है। जोजो उसकी बात से कहती है कि तुम्हारी हेल्प की वजह से अब मैं लिन के साथ वैसा बिहेव नहीं करूंगी जैसा मैं पहले करती थी, उसके साथ अच्छे से बिहेव करूंगी, और अगर तुम्हें भी मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी भी हेल्प करूंगी कैप्टन से बचाने के लिए। ये कहकर जोजो वहाँ से चली जाती है। अब जोजो जैसे ही अपने रूम में होती है तो उसके पास यहाँ आकर पूछने लगती है कि तुम मुझे बताओ कि सच में आज तुम्हें कैप्टन ने प्रपोज किया है, अपना लव कन्फेस किया। तो कहती है कि तुम्हें ये बात कहाँ से पता लगी। तो वो उसे बताने लगती है कि कुछ लड़के आपस में ये बात कर रहे थे। तो कहती है कि हाँ उसने किया, और मैंने उसे बता दिया कि मैं उसे लाइक नहीं करती। वो तो उसे पूरी बात जानना चाह रही होती है, बट जोजो से कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मुझे पता है कि सब में ये बात फैल जाएगी। जबकि तो फैंगली दिखाया जाता है जो दोनों से कह रहा होता है कि तुम लोगों ने कैप्टन से पंगा क्यों लिया, पता नहीं है कि कैप्टन क्या कर सकता है। पर नीचे तो सोया होता है, उसे इनकी बातों से जरा फर्क नहीं पड़ रहा होता। और जैसे फैंगली लिन के बारे में कोई बात करने लगता है तो फौरन से फेंग चाओ उसके मुंह पर पिलो फेंकता है कि यहीं पर चुप हो जाओ, अगर तुम अच्छी बात नहीं कर सकते तो बकवास भी मत करो। ये सुनते हुए कहता है कि चलो ठीक है हमें सोना चाहिए, और अपने कर्टन को भी अपने आगे कर लेता है। वैसे नीचे के मोबाइल पर मैसेज आता है तो वो फौरन से उठकर अपने मोबाइल को देखता है, और मैसेज किसी और का नहीं होता बल्कि लिन का होता है जो परेशान हो रही होती है कि तुम लोगों ने कैप्टन से पंगा लिया तो क्या होगा। तो कहता है कि वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उसकी बात से उसे थोड़ा सुकून आ जाता है, पर फिर कहने लगती है कि वैसे आज का सीन काफी मजे का बना हुआ था। उसकी इस बात से नीचे के फेस पर भी स्माइल आ गई थी, और फेंग चाओ भी उसे पूछने लगता है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, हंस क्यों रहे हो। तो उसे पूछता है कि क्या मैं हंस रहा था। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल पिक की तरह हंस रहे थे। तो उसकी बात से मोबाइल फौरन से बंद कर देता है, कहता है कि चुप करके सो जाओ। और वैसे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि कैप्टन हान अपने सभी दोस्तों के साथ नीचे के सामने आ गया था, और फेंग चाओ भी उसके साथ ही होता है। फेंग चाओ पूछने लगता है कि कैप्टन हान आप अपने सभी लड़कों के साथ क्यों यहाँ पर आए हुए हैं। तो वो कहता है कि तुम्हें पता लग जाएगा, चलो सोना चलते हैं। ये कहकर वो अपने साथ नीचे को लेकर आ गया था, और उस जगह को पानी डाल डालकर फुल गर्म कर लेते हैं। टेम्परेचर 45 से भी ऊपर जा रहा होता और गर्मी हो रही होती है। अब जो लड़के बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हान के ग्रुप से, वो तो एक एक करके बाहर जा रहे होते और जाकर सीधा पानी में कूद जाते, ठंडे पानी में। तब जाकर उन्हें थोड़ा सुकून आता है, पर नीचे इस चीज को बर्दाश्त करके बैठा हुआ था। कैप्टन हान कहते हैं कि तुम कब तक इस चीज को बर्दाश्त करोगे। वो भी सारा का सारा पानी एक साथ डाल देता, और टेम्परेचर 50+ चला गया था। नीचे को तो कुछ नहीं होता, वो तो काफी गुस्से में बैठा हुआ था, लेकिन कैप्टन हान इस चीज को बर्दाश्त ज्यादा नहीं कर पाता और वहीं पर बेहोश हो जाता। अब ये देखकर वो भी शीशे पर अपना हाथ मार देता है कि अपने कैप्टन को यहाँ से आकर ले जाओ। दो लड़के आते हैं, कैप्टन को पकड़कर बाहर ले जाते हैं और उसके मुंह पर पानी की छींटे मारने लगते हैं ताकि कैप्टन को होश आ जाए। और कैप्टन को होश आ भी जाती है। वो उठते साथ सबसे पहले पानी मांगता है तो उसे फौरन से पानी दिया जाता है। और फेंग चाओ को जब पता लगता है कि नीचे ने अकेले ने 6 लड़कों का सामना किया और 6 लड़कों को हरा दिया है, पर उसे ये भी हो रहा होता है कि जब 6 लड़के उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाए तो तुमने उस टेम्परेचर को कैसे बर्दाश्त किया। तो बताने लगता है कि इसका तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल था। पहले मैंने थोड़ा कोल्ड बॉइल्ड वाटर पिया, जिसके बाद मुझ में इतनी बर्दाश्त करने की हद आ चुकी थी कि मैं उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाता, क्योंकि ज्यादातर लोग पानी पीने के बाद अंदर नहीं जाते और वो जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, पर मैं डिहाइड्रेट जल्दी नहीं हुआ, बस यही वजह थी। फेंग चाओ को तो ये सुनकर बड़ा मजा आता है। और वैसे लिन दिखाई जाती जो बड़ी मुश्किल से चलते हुए जा रही होती है। ये देखकर दोनों उसके पास भाग कर आते हैं, उसे सहारा देकर लेकर जा रहे होते क्योंकि उसके पांव पर भी थोड़ी चोट सी आई हुई थी इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करके। तो वो उसे समझा रहे होते हैं कि तुम्हें इतनी ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। तो कहते हैं कि अगर मैंने इतनी ट्रेनिंग ना की तो मैं एलिमिनेट हो सकती हूँ और मैं यहाँ से हार कर नहीं जाना चाहती। अब यहाँ पर आई गई हूँ तो मुझे जीतना है और किसी न किसी तरह
इस राउंड को पास करना है। और इसी छोटी मोटी बातों में उसकी नीचे के साथ थोड़ी बहस हो जाती है, जिसकी वजह से वो दरमियान से हटकर फेंग शाओ की साइड आ जाती है। पर वैसे नीचे कहता है कि मैं तुम दोनों को साथ में ट्रेनिंग करवाऊंगा और खुद भी करूंगा। ये सुनते साथ ही वो फिर से नीचे के पास आ जाती है। अब ये देखकर फेंग शाओ को लगता है कि तुम लोगों का क्या है, पहले थोड़ी लड़ाई कर लेते और फिर बाद में सुलह भी कर लेते और बहुत अच्छे से बात भी करने लगते हो। यहाँ तक कि नीचे तो उसे कह रहा होता है कि तुम बहुत अच्छे से कर रही हो, तुम कर सकते हो। उनकी बातें फेंग शाओ से बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही होती, इसलिए वो दोनों के दरमियान में आ जाता है। पर फिर भी दोनों उसको अपने दरमियान में नहीं रहने देते, बल्कि वापिस से लिन उनके बीच में आ जाती है और फिर से नीचे से सहारा देकर लेकर जा रहा होता है और उसे बोलता है कि जाते सा टेप भी लगा लेना। तो वह कहती है कि मेरे पास टेप खत्म हो गई, क्योंकि मैंने जोजो को दे दी थी, उसके पास खत्म हो गई थी। तो उसकी बात से कहता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, तो मैं तुम्हें वो लाकर दे दूंगा। तो कहती है कि चलो ठीक है। अब लिन जो अपने रूम में आकर वापस से मोबाइल वगैरह यूज कर रही होती और जैसे ही रूम से बाहर जाती है तो आगे से उसे नीचे मिलता है। तो नीचे को देखकर पूछे लगती है कि तुम यहाँ पर। तो वह कहता है कि क्या लिन है, मैं उससे बात करने के लिए आया हूँ। तो वो अंदर आकर लिन से कहती है कि भाई तुमसे कोई मिलने के लिए आया हुआ है। ये सुनते साथ ही वो फौरन से बाहर आती और नीचे होता है। नीचे से कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन और टेप लेकर आया हूँ जो तुम यूज कर लेना। तो वो भी नीचे को थैंक यू कहकर उसे लेकर आकर जोजो को देती है और कहती है कि हम दोनों मिलकर यूज कर लेते, तुम्हारे पास भी खत्म हो गई थी ना। वो भी उससे खुश होकर ले लेती है। और वैसे दिखाया जाता है कि मिस हान आकर बताते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, जाकर आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हो। आप देखने से पहले वो दोनों को अपने साथ लेकर जाती है कि चलो रिजल्ट देखने के लिए चले। अब दोनों को अपना नाम तो नजर आ जाता है लड़कों की लिस्ट में, पर इसे इसका नाम नहीं देखने देते और कहते हैं कि तुम ना ही देखो तो अच्छा होगा। तो कहती है क्या मतलब, मैं फेल हो गई हूँ क्या, मैं इस राउंड से बाहर हूँ। पर जैसे वो अपना लड़कियों में नेम देखती है तो वो सेकंड रैंक पर होते हैं। ये देखते साथ ही वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और जोजो भी ये चीज देख रही होती है। अब मिस हान के पास जब तीनों आते हैं तो मिस हान लिन से कहने लगती है कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तुमने बहुत अच्छे से प्रोग्रेस किया है, इसी तरह तुमने मेहनत करते रहना, अब तुम सबके साथ ट्रेनिंग कर सकती हो। लिन तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, यहाँ तक कि मिस हान से भी कहती है कि क्या मैं आपको हक कर सकती हूँ। ये कहते साथ ही उन्हें हक कर लेती है। मिस हान भी खुश होती है और उसे कुछ भी नहीं कहती। अब मिस हान फेंग शाओ को बात करने से रोकती है तो फेंग शाओ फौरन से कहता है कि जी मैम। ये सुनते साथ ही मिस हान डर जाती और फिर उसे कहीं लगती है कि अब 1000 से मैं 1500 मीटर की करना चाहती, क्या तुम्हें ये बात एक्सेप्ट है। वो तो ये सुनते चुप हो जाता और मिस हान उससे आगे नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं करती, कहती कि चलो ठीक है तुम लोग जाओ। लिन तो जाते जाते हुए मिस हान को लव यू और प्यारा कहकर जा रही होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश थी। और बाहर आकर उन दोनों से कहती है क्या मुझे मिस हान का कोल्ड वाला फेस नहीं देखना पड़ेगा और ना ही मुझे सोचना पड़ेगा कि वो क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। फेंग शाओ कहता है कि कल तो ऑफ है, कल हमें कहाँ पर जाना चाहिए। नीचे से पूछते हैं पर नीचे कहता है कि जहाँ पर तुम बोलो। अब वो उन दोनों को अपने साथ प्ले एरिया में ले आया था, जहाँ पर तीनों काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। अब नीचे जो वापस आने के बाद अपने रूम में होता है तो लिन उससे बात करने के लिए आती है और डोंट नो करती है। तो वो उसे कहता है कि अंदर आ जाओ। वो अंदर आकर उसे प्लांट देती है कि तुम्हें ये पसंद था ना, तो ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। ये देखकर फेंग शाओ पूछता है कि मेरा कहाँ पर है। उसके बाद से वो कहने लगती है कि ये आप सबका है, तुम सब लोग इसका अच्छे से ख्याल रखना। लिन जो नीचे को प्लांट देने के लिए आती और वो प्लांट ले भी लेता है। फिर लिन उसे कहती है कि मैंने तुमसे बात करनी, क्या तुम मेरे साथ बाहर आओगे। तो वो उसकी बात सुनने के लिए बाहर तो जाता है पर प्लांट को साइड टेबल पर रखकर चला जाता है। ये देखकर फेंग शाओ कहने लगता है कि इसको यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर होना चाहिए। ये कहकर उसको विंडो के पास रख देता है और ये सब कुछ फैंगली भी बैठकर देख रहा था। और इधर नीचे जो लिन की बात सुनने के लिए बाहर आता है वो उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे पैसे तो मैं वापस करना चाहती हूँ 2000 में से मैं हर मंथ तुम्हें बस 50 दूंगी और मुझे अभी पैसे मिले हैं तो मैं उन्हीं पैसों में से तुम्हें देना चाहती हूँ। बट वो आगे से मना कर देता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे वो पैसे नहीं चाहिए। तो कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस करने हैं, वो जैसे भी मैं दूं वो मेरा मसला है। तो वो कहता है कि नहीं, चलो फिर ये प्रॉमिस कर लेते हैं कि जब तुम्हारे पास तुम्हारी सेविंग 2001 हो जाएगी तब तो मुझे हर मंथ के मंथ थोड़े थोड़े पैसे दे देना करना। तो वो कैलकुलेट करने लग जाती है कि इस टाइम के लिए मुझे कितना टाइम लग जाएगा और उसको 2 साल का टाइम लग जाना था। तो कहती कि ठीक है, मैं 2 सालों के बाद तो मैं देना स्टार्ट कर दूंगी। तो कहते हैं कि ठीक है। तो ये बात सुनते साथ ही वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही नीचे अंदर आता है तो देखता है कि फेंग शाओ ने फैंगली को पकड़ा हुआ था और उसे पूछा होता है कि प्लांट कहाँ पर है। तो वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता। नीचे पूछता है कि क्या हुआ है तो वो बताता है कि अभी प्लांट यहाँ पर था तो अचानक से कहाँ पर गायब हो गया, इसलिए कहीं पर छुपा दिया और ये बता नहीं रहा। नीचे कहता है कि छोड़ दो और उसको बाहर ले जाता है। तो वो कहता है कि तुमने फैंगली को मुझसे क्यों छुड़वाया। तो नीचे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि वो झूठ बोलता है तो तुम्हें उसे पंगा लेने की जरूरत ही क्या है, दफा करो उसको उसके हाल पर छोड़ दो। और सच में फैंगली ने वो प्लांट छुपाया हुआ था, वो भी अपने बेड के नीचे। और लिन दिखाई जाती है जो अपना कुछ काम वगैरह लिख रही होती है, उसके पास आकर देखने लगती है और फिर उसके पास ही बैठ गई थी और चैंपियनशिप का नोटिस उसे दिखाती है। तो वो तो देखते साथ ही कहती है कि थैंक्स सीनियर याओ। उसकी ये बात से वो कहने लगती है कि पहले तो तुमने कभी भी मुझे ऐसे नहीं बुलाया, आज कैसे ऐसे बुला रही हो। लिन उसे ये पूछने लग जाती है कि क्या मैं चैंपियनशिप में पार्ट ले सकती हूँ, क्या मैं भी रिले का पार्ट होंगी। तो वो कहती है कि जाहिर सी बात है, तुम्हें क्यों मिस हान मना करेंगी। तो वो पूछती है कि इसके पैसे कब तक मिल जाएंगे। तो वो बताती है कि हाँ, हमें राउंड के बाद पैसे मिल जाएंगे। तो वो फौरन से उसका अपने ड्रीम आइस स्केटिंग वाले शूज दिखाती है कि ये मेरा ड्रीम है, मैंने इसे लेना है। तो वो कहती है कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। तो वो कहती है कि बस मुझे लेना है। वैसे इतने टाइम में पीछे से जोजो आ जाती है। अब जोजो को देखती है दोनों चुप हो जाते हो, फौरन से अपने बेड पर पहुंच गई थी सोने के लिए और जोजो भी आते साथ अपनी चोट पर मेड से लगा रही होती है और ये दोनों जो आपस में मैसेज पर बात लगी होती है। लिन उसे कहती है कि मुझे लगता है कि उसके पाँव पर चोट लगी हुई है। तो
वो कहती है कि ये रोज का होता है तुम्हें ऐसे फील करवाने के जैसे तुमने उसे देखा ही नहीं, पर वो बताती है कि अभी भी मेरे बाल गीले हैं। बट उसे कहती है कि तुम्हें चुप करके अब सो जाना, आप कुछ भी नहीं कर सकते, बस तुम्हें ये बात याद रखनी है कि जैसे सीजन का स्टार्ट होता है वैसे ही जोजो से उतना ही बचना चाहिए जितना हम बच सकते हैं। और नेक्स्ट दिखाया जाता है कि लिन ने नीचे से कुछ मेडिसिन वगैरह मंगवाई हुई थी। उससे पूछता है कि तुमने ये मेडिसिन किसके लिए मंगवाई है, तो कहती है कि मैंने अपने लिए नहीं बल्कि जोजो के लिए मंगवाई। जोजो भी ये बात सुन लेती है और रुक कर इसे देखने लग गई थी। वैसे ही वहाँ पर मिस हान आ जाती है जो सभी को इकट्ठे होने का बोलती और इकट्ठा करने के बाद उनसे पूछती है कि तुम लोगों ने चैंपियनशिप वाला नोटिस तो देख ही लिया होगा। सभी हाँ में आंस देते हैं। तो वो बताने लगती है कि तुम लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करनी होगी और कुछ लोगों के नेम लेकर भी बता देते हैं कि ये लोग रिले में पार्टिसिपेट करेंगे और बाकी कोई भी नहीं जिनमें लिन का नेम नहीं होता। अब वैसे मिस हान लिन की तरफ आ जाती है। लिन भी सुनना चाह रही होती है कि मिस हान उसे क्या बोलेंगी। मिस हान कहती है कि तुमने बहुत अच्छा पिछली बार परफॉर्म किया पर अभी भी तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करती रहो। वैसे मिस हान सब लोगों से कहती है कि तुम लोग ट्रेनिंग करने के लिए जाओ। सभी ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं पर लिन तो वही की वही खड़ी रह जाती है। ये देखकर नीचे उसके पास आता और उसे कंधा मारते हुए कहता है कि चलो ना। अब वो भी सबके साथ ट्रेनिंग करने लग जाती और फिर मिस हान के ऑफिस में पहुंच जाती है उनसे बात करने के लिए। उनसे कहती है कि मैंने इतना अच्छा लास्ट टाइम अपना प्रोग्रेस किया है तो मेरे लिए में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकती। मिस हान कहती है कि अभी भी तुम्हारी कुछ चीजें ठीक नहीं है तो तुम अपनी ट्रेनिंग भी ऐसे ही स्टार्ट रखो। तो वो कहती है कि याओ भी तो सेम टू सेम मुझे ऐसी है, बल्कि उसकी स्पीड थोड़ी मुझसे कम ही है तो वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है। तो मिस हान कहती है कि मैंने तुम्हें बोला है ना कि बस कोच की बात को सुना करो। ये कहकर लिन को वहाँ से भेज देती है। अब सभी लोग अपनी ट्रेनिंग करने के बाद सभी चीजें वगैरह जब इकट्ठी करे होते तो मिस हान वापिस से आ जाते हैं, सब लोगों को इकट्ठा होने को बोलती है। अब सभी जब इकट्ठे हो जाते तो मिस हान कहती है कि अब कोई भी नहीं है बल्कि सभी लोग नेशनल टीम में आ चुके हैं और जिसने भी कोई भी गलती की वो टीम से निकल जाएगा। अब एक एक कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस हान करी होती है कि कौन किसको क्या सिखाएगा। जैसे ही हान का नेम आता है तो वो फौरन से नीची को अपने पास ले आता और कहने लगता है कि इसको मैं अपने साथ ट्रेनिंग करवाऊंगा। पर नीची तो वापस उसके पास से अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। पर फिर भी हान को ही नीची मिला हुआ था। अब हान तो इसे फुल बदले लेना चाहता था इसलिए इनकी रेस स्टार्ट करवा देता और एक पॉइंट पर आकर नीचे गिर जाता है। बट गिरने के बाद वो वापस से खड़े होकर रेस में फुल पार्टिसिपेट करता है पर फिर भी लास्ट में ही आता है। तो हान कहने लगता है कि मैंने जैसा पहले ही बोला था कि हाने वाला 200 पुशअप्स करेगा। वो ये बात नीचे से कह रहा होता है पर ये चीज बिल्कुल भी फेंग चाओ से बर्दाश्त नहीं होती और कहने लगता है कि अगर तुमने मेरे भाई के साथ कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो कहता है कि अच्छा। पर नीचे कहता है कि तुम्हें इससे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, बेकार लोगों से लड़ा नहीं जाता इस बात से। तो हान को गुस्सा आ जाता और उसके साथ साथ उसके सभी फ्रेंड्स वगैरह भी नीचे को मारने पर आ जाते हैं। वैसे वहाँ पर मिस हान पहुंच जाती है जो इन सबको लड़ते हुए देखकर चिल्लाकर कहती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। ये सुनते साथ ही सभी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और लाइन में चुप करके खड़े हो गए थे। मिस हान कहती है कि किसने लड़ाई को स्टार्ट किया वो आगे आए, तुम लोगों को मैं पनिशमेंट देती हूँ, अगर तुम लोग ना सुधरे तो फिर मैं इस टीम से और इस अकेडमी से तुम लोगों को निकाल दूंगी। मिस हान की बात से नीचे भी आगे आ जाता और फेंग चाओ भी आ जाता है पर फेंग चाओ नीचे से कहता है कि तुम पीछे जाओ और उधर से हान भी आ गया था। अब मिस हान उन्हें ये पनिशमेंट देती है कि तुम लोगों को 2 मंथ के पैसे नहीं मिलेंगे। पर वैसे ही दिखाया जाता है कि हाँ तो मिस के पास ही पहुंच गया था और एज अ पनिशमेंट पुशअप्स कर रहा होता है। मिस हान उसे अभी भी माफ नहीं कर रही थी और कहने लगती है कि तुमने कैप्टन होकर लड़ाई को क्यों स्टार्ट किया। तो वह कहता है कि मुझे माफ कर देना मिस, बस एक ही चांस देते, मैं अपने पैसे लेना चाहता हूँ क्योंकि आपको मेरी फैमिली की हालात का तो पता है, मैं पैसों के बगैर कैसे गुजारा करूंगा। मिस हान उसे फिर भी कह कर जाती है कि 100 पुशअप्स करने, जबकि वो पानी की बोतल भी उसे दे गई थी। वो मिस हान के जाती जैसे ही पानी पीने लगता तो मिस हान कहती कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। तो वो एक पुशअप करता और वैसे वहीं पर लेटकर पानी की बोतल पकड़ लेता है पीने के लिए। और मिस ने उसे ये भी बोला था कि तुम्हें नीचे के साथ सब कुछ ठीक करना होगा, दोनों को वापिस से पहले जैसा होना होगा। इसलिए दोस्ती का हाथ वो पहले नीचे की तरफ बढ़ाता और उसे कहता है कि चलो साथ में खाते हैं, पर नीचे से मना कर देता है कि हम लेवल 1 का मील खाते और तुम्हारा लेवल 2 का मील है तो हम साथ में कैसे बैठ कर खा सकते हैं। ये कहकर वो चला गया था और पीछे से फेंग चाओ भी चला जाता है कि मैं भी जाहिर सी बात है उसके साथ ही खाऊंगा। और हान वहीं पर रह गया था पीछे से ये सब कुछ। लिन भी देख रही होती और सोच लेती है कि मुझे दोनों की हेल्प करनी चाहिए आपस में इस दोस्ती को वापस से बनाने के लिए। पहले तो वो नीचे को समझाने के लिए जाती है कि तुम्हें इस दुश्मनी को नहीं रखना चाहिए बल्कि दोस्ती में चेंज वापस से कर लेना चाहिए। तो वह कहता है कि मुझे पता है पर मैं जिससे हेट करने लग जाऊँ उससे वापस दोस्ती नहीं कर सकता। तो वह कहती है कि ये सब तो मुझ पर छोड़ दो, बस तुम्हें वैसा वैसा करना होगा जैसा मैं कहूंगी। अब ये अपनी याओ फ्रेंड के पास पहुंच जाती और उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज हान का पता करवाओ कि वो कल क्या करने वाला है। तो वो पूछती है कि तुम ऐसा क्यों चाह रही हो। तो वो उसे बता देती है कि मैं नीची और उसकी दोस्ती वापस से करवाना चाहती हूँ। तो याओ भी उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाती और हान से मैसेज करके पूछ भी लेती है कि कल तुम कहाँ जाओगे। तो वो बताता है कि मैं फ्लावर मार्केट जाऊंगा। अब जहाँ पर हान फ्लावर लेने के लिए आया हुआ था वहीं पर लिन भी पहुंच जाती और छुप कर देख रही होती है। अब हान को एक बुके पसंद आया था, वो उसकी प्राइस पूछता है तो उसे 180 युआन बताई जाती। अब ये 180 युआन बहुत ज्यादा होती है और वो लड़की सच में उसके साथ स्कैम कर रही थी। लिन तो ये चीज नहीं बर्दाश्त कर पाती और जैसे हान उसे पैसे देने लगता है तो फौरन से ये वहाँ पर पहुंच जाती और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। यहाँ तक कि उसे सस्ते में उसे बुके बना कर देती है सिर्फ 80 युआन का और कहती है कि देखो वो लड़की तुम्हें स्कैम कर रही थी, मैंने तुम्हें कितने सस्ते में बुके बना कर दे दिया है, चलो अपनी सिस्टर के लिए इस कार्ड पर कुछ लिखो। क्योंकि वो अपनी सिस्टर की बर्थडे के लिए ही ये बुके लेने के लिए आया था। पर वो कहता है कि मैं कार्ड पर कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है और वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है तो उसे बुरा
बुरा लगेगा ये देखकर, क्या तुम मेरी जगह पर लिख सकती हो? तो वो उसे कहती है कि नहीं, मैं नहीं लिखूंगी, तुम्हें खुद ही ये लिखना होगा। जैसे तुम्हारी सिस्टर बड़ी हो जाएगी, वो जब इस कार्ड को पढ़ेगी तो उसकी आंखों में देखना खुद ब खुद आंसू आ जाएंगे। इसमें आपकी राइटिंग को नहीं देखा जाता, आपके दिल के प्यार को देखा जाता है। तो वह कहता है कि क्या सच में? तो वो अपनी सिस्टर के लिए कार्ड पर लिखने लगता है और साथ साथ बता रहा होता है कि वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी है। टीचर्स तो उसके ये भी कहते हैं कि वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएगी और उसी के लिए मैं आज तक सेविंग करता आ रहा हूँ ताकि अच्छी सी यूनिवर्सिटी में उसको पढ़ाऊं। अब जैसे वो कार्ड पर अच्छी सी बातें लिख लेता है, वैसे ही वो फ्लावर को लेकर जा रहा होता है और लिन भी बातों बातों में उसे पूछी होती है कि नीचे के साथ क्या तुमने दुश्मनी रखी हुई है? तो वह कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं तो उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो वह कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, पर उसके लिए एक कंडीशन होगी। तो वह कहता है कि कैसी कंडीशन? उससे बोलते है कि तुम्हें नीचे को सबसे पहले सॉरी करना होगा, सॉरी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो फौरन से मना कर देता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, मेरी कोई अपनी इज्जत नहीं है। तो ये भी उसे बुके पकड़ लेती और वहाँ से जाने लगती। तो वो उसे रोकते हुए कहता है कि प्लीज ये बुके तो ना लेकर जाओ। तो कहती है कि फिर तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा, जैसा मैं कह रही हूँ तुम्हें वैसा करना होगा। तो वो उसे प्रॉमिस कर लेता, पर अभी भी उसे यकीन नहीं आ रहा होता। तो कहती है कि क्या सच में तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है? हंस कहता है कि क्यों पिंकी प्रॉमिस कर ले। तो वो उसको उसके बुके वापस कर देती और हंस कर जाने लगती है। अब लिन जो वापस अपने दोनों दोस्तों के पास पहुंच गई थी और फैंग चाओ से कहती है कि तुम्हें बाहर जाने का कोई प्लान बनाना होगा, हम पिकनिक करने के लिए बाहर जाएंगे। वो तो ये बात सुनते खुश हो जाता, कहता है कि मैं प्लान्स बनाने में बहुत अच्छा हूँ, अब बस तुम लोग मुझ पर ये चीज छोड़ दो कि मैं कितना अच्छा प्लान बनाता हूँ। और लिन जो नीचे को ये भी मना रही होती है कि तुम्हें हान को कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जिससे वो कंफर्टेबल हो और तुम्हें कुछ अच्छा और अलग समझे। तो वो कहता है कि मैं सोशली बहुत ज्यादा ऑकवर्ड होता हूँ, क्या मुझे उसके लिए बगैर टोन वाली सिंगिंग करनी चाहिए? यह सुनकर फैंग चाओ कहता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, बल्कि तुम्हारे सॉन्ग पर डांस करूंगा। पर नीचे को ये होता है कि क्या बगैर टोन के सिंगिंग करना सही रहेगा और उसे बताना कि मुझे टोन के साथ गाना नहीं आता। तो वह कहती है कि हाँ, ये तो बेस्ट रहेगा, तुमने बिल्कुल ऐसा ही करना है। नीचे को अच्छा तो नहीं लग रहा होता, पर फिर भी वो इस चीज के लिए मान गया था। अब अपने रूम में वापस आने के बाद लिन जो अपनी फ्रेंड याओ को मना रही होती है अपने साथ जाने के लिए। तो कहती है कि नहीं, मैंने इतना महंगा मास्क लगाया और तुम्हें लगता है कि कल मैं बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर जाऊंगी? नहीं भाई, मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे जो मैंने मास्क लगाया है। वैसे पीछे से जोजो भी आ जाती और जोजो आकर पूछे लगती है कि कहाँ पर जाने का प्लान हो रहा है। तो वो बता देती है कि मैं, फैंग चाओ, नीचे और हान जा रहे हैं, क्या आप भी चलोगी कल अगर आप फ्री हो तो? वैसे याओ उसके पाँव पर मारती है कि तुमने हान का नाम ले लिया है। तो वो क्लियर करने लगती है कि मैं नीचे और हान की दोस्ती को वापस से करवाना चाहती हूँ, पर वो उसकी बात पूरी भी नहीं सुनती और कहती है कि हाँ मैं चलूंगी। ये कहकर अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा होता कि जोजो ने जाने के लिए हाँ कर दिया है। इसलिए याओ अपने पास लेकर बैठ जाती और उसे पूछे लगती है कि क्या सच में मैंने ठीक सुना है? तो वो भी कहती है कि मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, पर हमने ठीक सुना है। लिन वापस उससे पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ चलोगी? तो कहती है कि मैं साथ में किसी को लेकर जाना चाहती। तो वो पूछती है कि कौन? वैसे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि सभी जाने के लिए आ चुके थे, पर अभी तक लिन नहीं आई थी। फैंग चाओ पूछा होता है कि उसको इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो वो कहती है कि वेट कर लो, आ जाती है। अब जैसे वहाँ पर लिन आती है तो लिन को देखते ही फैंग चाओ कहता है कि ये तुम क्या पहना हो एप्रन, और ये किस तरह की कैप ली हुई है, जैसे तुम किसी किचन में काम करने के लिए जा रही हो। बेचारी को काफी डिमोटिवेट कर रहा होता है क्योंकि उस तरह की ड्रेसिंग उसने कभी भी नहीं की थी, जबकि याओ उसका फुल साथ दे रही होती है, कह रही होती है कि इसी तरह की ड्रेसिंग अच्छी लगती है, तुम चुप करो, तुम्हें क्या ड्रेसिंग सेंस का पता। और नीचे से पूछा जाता है कि क्या तुम्हें भी ये अच्छी नहीं लग रही? नीचे भी इस बात का आंसर नहीं देना चाहता था। तो याओ से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा वेट कर रहा है। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है और फैंग चाओ अभी भी उसको तंग कर रहा था। लिन उसके पीछे भागने लगती है कि तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और वैसे याओ दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड की तरफ भागते हुए जाती है और खुशी से जाकर उसे मिली थी और सबसे उसका इंट्रोडक्शन करवाती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड फैन है। सभी उसे हाई कर रहे होते और अपना नेम बताते हैं। लास्ट में लिन उसे कहती है कि याओ के बॉयफ्रेंड मेरा नेम लिन है। उसकी इस बात से दोनों ही हंसने लगते हैं कि अच्छा बोला है याओ का बॉयफ्रेंड, पर वो लोग सोचने लग जाते हैं कि ये हान कहाँ पर रह गया। वैसे इतने टाइम में हान की भी एंट्री हो जाती है जिसका हेयर स्टाइल देखकर सभी को हंसी आ रही होती है और फुल ऑन कॉन्फिडेंस से आ रहा होता है और सभी उसे देख रहे होते हैं। और बेचारी लिन तो मुंह छुपा रही होती है कि ये लड़का कभी भी सीधा काम नहीं कर सकता। और वैसे ही फैंग चाओ सब लोगों को एक जगह पर तो लेकर पहुंच गया था जहाँ पर काफी रश होता है। एंट्री भी उनसे नहीं ली जा रही होती। ये देखकर लिन कही लगती है कि क्या तुम हमें ऐसी जगह पर लेकर आए हो? तो वह कहता है कि ये बेस्ट जगह है पिकनिक के लिए और बारबेक्यू के लिए। और फाइनली वो सब अंदर पहुंच जाते। अब अंदर आने के बाद वो सबसे पहले बाइक राइड के लिए आते हैं। उनसे पूछा जाता है कि बाइक शेयर कौन को करेगा, तो लोग हो जाए। अब सभी लोग पेयरिंग में हो चुके थे और बेचारा फैंग चाओ ही रह जाता है जो सिंगल होता है। वो कहने लगते हैं कि ये क्या बात हुई, मैं क्यों सिंगल रह गया हूँ? सब लोग इकट्ठे हो गए और मैं जो अकेला रह गया हूँ। अब उसे इस तरह देखकर लिन जल्दी से जोजो के पास आ जाती और हान से कहती है कि तुम्हें नीचे के पास जाना चाहिए। वो कहता है कि मैं क्यों जाऊँ? तो लिन उसे याद करवाती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। तो वो उसी प्रॉमिस को याद करते हुए नीचे के पास पहुंच जाता है। अब इससे दो लोगों का कपल तो एंड हो चुका था और ये भी ज्यादा सिंगल नहीं फील कर रहा होता। अब सभी लोग साइकिल पर बैठ जाते हैं चलाने के लिए और ये वैसे ही भाग रहा होता पर फिर भी उनसे ज्यादा तेज भाग रहा था। अब ये चीज दिखाई रहा होता है। वैसे ही वो लोग उसी पार्क की कार में बैठकर वहाँ से जा रहे होते हैं। देखकर कहीं लगता है कि ये तो चीटिंग हुई ना। अब इसके बाद नीचे और हान दिखाए जाते जो दोनों साथ में बारबेक्यू कर रहे होते हैं और नीचे जो होता है वो लिन को देख रहा होता है। ये देखकर याओ अपने बीएफ से कहने लगती है कि देखो वो किस तरह उसको देख रहा है, इन दोनों में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। पर वो दूसरी चीज ये दिखाने लगता है कि जोजो को भी तो देखो जो नीचे की तरफ ही देख रही है। ये देखकर वो कहने लगती है कि नहीं तुम्हें गलत लग रहा है, नीचे कभी
कभी भी किसी तरफ नहीं देखती, पर नीचे देख रही थी। याओ को भी यही कह रहा होता है कि नजरों से पता लग जाता है, तो वह कहती है कि ठीक है फिर तुम्हारी नजरें मुझ पर क्यों नहीं होती। इस बात को लेकर वो उससे लड़ने लगते, तो वह कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे माफ करो, मेरी तो नजरें बस तुम पर ही होती है। अब जोजो जो उस तरफ देख ही रही होती है, तो हान भी उसे देखते देखकर स्माइल करने लगता और फिर उसके लिए नीचे के सामने से बारबेक्यू उठाकर ले आया था, जबकि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा साल्ट होता है जो नीचे गलती से लिन की तरफ देखते हुए डाल रहा था। अब जैसे हान लाकर जोजो को देता और जोजो टेस्ट करती है, तो वो वैसे ही उसकी तरफ कर देती है कि तुम भी टेस्ट करो, और उसे पता लग जाता है कि इसमें साल्ट बहुत ही ज्यादा है। वो फौरन से नीचे के पास आता है, उसे आकर कहने लगता है कि तुमने मुझे ऐसे बारबेक्यू क्यों दिया। तो वो कहता है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि ये मैं लिन के लिए बना रहा हूँ, मैंने तो नहीं कहा था कि तुम जोजो के लिए ले जाओ। अब ये दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं। वैसे वहाँ पर फेंग शाओ आ जाता है, जो आकर इन लोगों से लेना चाह रहा होता है और लीची भी उसको दे देता है, क्योंकि वो लिन को वो साल्ट ही नहीं देना चाहता था। और फेंग शाओ को भी वो बुरे नहीं लगते बल्कि बिल्कुल ठीक लगते हैं। लिन कह रही होती है कि मुझे तुमने क्यों नहीं दिया, तो नीचे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ ना, ये तुम्हारे लिए है। अब सभी साथ में बैठ जाते और गेम खेलने लगते हैं। अब नीचे को लिन की बात याद आती है कि तुमने सॉन्ग सिंग करना, और वो भी बगैर टोन वाला सॉन्ग सिंग करने लगता है। सभी लोग हंसना तो चाह रहे होते हैं, पर अपनी हंसी को रोक रहे होते हैं और नीचे को बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होने दे रहे होते, बल्कि इस चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं। अब लिन हान की तरफ देखते हुए उसको भी उसका प्रॉमिस याद करवा रही होती, तो वो भी सबके सामने नीचे से सॉरी करने लगता। और नीचे पहले तो कुछ नहीं बोल रहा होता, लिन उसे बोलने को बोलती है, तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, और इस तरह इनमें वापिस से दोस्ती हो जाती है। अब ये लोग साथ में एक पिक भी बनवाते और उसी पिक को बैठकर लिन देख रही होती है, जिसमें वो नीचे और खुद को ही देख रही होती है। नीचे पीछे से आकर उसे पूछता है कि पिक प्यारी है ना, तो वह कहती है कि हाँ बहुत प्यारी है। ये कहते हुए जूम करके एक स्क्रीनशॉट भी ले लेती है। अब ऐसे इनका एक दिन की वेकेशन का दिन खत्म हो चुका था और वापिस से ये लोग ट्रेनिंग करने के लिए आ जाते हैं। वहाँ पर मिसेस हान उन्हें बताती है कि सभी लोग ट्रेनिंग करेंगे, पर लिन और लिन फेंग दोनों बेसिक ट्रेनिंग करेंगे। अब लिन फेंग तो ये सुनकर कहने लगता है कि ये क्या बात हुई, मैं तो बहुत अच्छे से करता हूँ, तो मुझे क्यों बेसिक ट्रेनिंग का कहा जा रहा है। तो मिस हान कहती है कि मैंने क्या बोला, तो कि तुम बेसिक ट्रेनिंग करोगे तो करोगे, मैं क्यों क्या का आंस देने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हुई हूँ। ये कहकर वो बाकी सब लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए ले जाती और ये दोनों वहीं पर खड़े के खड़े रह जाते हैं। अब दोनों को ही साथ में मिस हान के कहने पर बेसिक ट्रेनिंग करनी पड़ रही होती और दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिढ़ते होते हैं। और हमेशा की तरह लिन फेंग ग्रैंडमा का नेम लेने लगता है, जो लिन की भी तो ग्रैंडमा होती है, बट लिन फेंग से ज्यादा प्यार करती होती है। तो वह कहने लगता है कि अगर ग्रैंडमा को पता लगा कि मेरे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, तो तुम्हें नहीं वो छोड़ेंगी। तो वह कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें सिर्फ ग्रैंडमा का ही तो सहारा है। तो लिन फेंग कहने लगता है कि ग्रैंडमा सही कहती है कि तुम हमारी फैमिली से बिलोंग नहीं करती हो। ये बात सुनते लिन तो गुस्से से उसे छोड़ देती, जिसकी वजह से वो पीछे जाकर गिरता। अब ये देखकर वह कहने लगता है कि तुमने मेरे साथ ये जानबूझकर किया ना, तो कहती है कि नहीं मैंने तो जानबूझकर नहीं किया। तो ये फौरन से मिस हान को आवाजें देने लग जाता है कि मिस हान यहाँ पर आकर देखे लिन ने मेरे साथ क्या किया, इसने जानबूझकर मुझे नीचे गिरा दिया है। अब मिस हान गुस्से में आती और लिन फेंग की एक भी बात नहीं सुनती, बल्कि दोनों को डांट देती है कि तुम लोगों ने यहाँ पर अगर रहना है तो ट्रेनिंग करनी होगी, वरना यहाँ से दफा हो जा। लिन पूछता है कि क्या सच में हम चले जाएं, तो मैम उसे गुस्से से देख रही होती है। अब ऐसे दिखाया जाता है कि लिन फेंग अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पर आकर वो बाहर की चीजें खा रहा होता है, जिसे देखकर वो दोनों ही लिन फेंग से कह रहे होते हैं कि तुम्हें भी ये चीजें नहीं खानी चाहिए, मैम ने मना किया हुआ है ना। तो वह कहता है कि कुछ नहीं होता, ये मेरी ग्रैंडमा ने मेरे लिए भेजे हैं तो मैं खा सकता हूँ। वैसे ही मिस हान जब लिन फेंग को बुलाते हैं तो उसे बताया जाता है कि तुम्हारे टेस्ट ठीक नहीं आए, क्या तुम बाहर की गंदी चीजें खाते रहे हो। तो वह कहता है कि वो सब तो ग्रैंडमा ने खुद बनाए थे, तो वो तो मैं खा सकता था ना। पर मिस हान उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और इसकी वजह से उसे निकाला भी जा रहा होता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था। वो मिस हान से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज मुझे ना निकाले, बट मिस हान ने उसे अपना आखिरी फैसला दे दिया था। अभी तो लिन दिखाई जाती है जो नीचे और फेंग चाओ के साथ होती है। वहीं पर ग्रैंडमा उसे मारने के लिए पहुंच जाती है, पर नीचे उसे फुल प्रोटेक्ट कर लेता है और ग्रैंडमा को उसे हाथ भी नहीं लगाने देता। वो कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से लिन फेंग को यहाँ से निकाला जा रहा है, वो सारी गलती की जिम्मेदारी वो लिन पर डाल रही होती है और कह रही होती है कि तुम फेंग के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, वो भी तो आखिर तुम्हारा भाई है ना, और भाइयों के साथ भी कोई ऐसा करता है। लिन तो बस चुप करके उनकी बातों को सुन रही होती है और ये सब पीछे से आकर लिन फेंग भी देख रहा होता है कि उसकी ग्रैंडमा आकर लिन को काफी डांट रही है। और वहीं पर मिस हान भी आ जाती है और जैसे ही मिस हान आती है तो ग्रैंडमा का फिर से नाटक स्टार्ट हो जाता है और कहने लगती है कि लिन फेंग को यहाँ पर रख लो और मैं लिन को अपने साथ ले जाती हूँ, यहाँ ट्रेनिंग करने के लायक नहीं है, इसे घर के काम करने चाहिए, इसे मैं घर लेकर जाऊंगी। तो मिस हान कहने लगती है कि आप यहाँ पर फैसले नहीं कर सकती कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। ये कहकर तो मिस हान ने भी ग्रैंडमा को चुप करवा दिया था और लिन तो रोते हुए वहाँ से भागते हुए चली जाती है और उसे कोई भी नहीं रोकता। अब जब रूम में आकर भी रो रही होती है तो उसे याओ की कॉल आती है, जो बताती है कि ग्रैंडमा मिस हान के साथ फिर से एक ड्रामा क्रिएट कर रही है, तुम्हें जाकर देखना चाहिए। तो ये फौरन से मिस हान के ऑफिस में पहुंच जाती है, जहाँ पर ग्रैंडमा पहले से उनसे बात कर रही होती है और उनसे कह रही होती है कि आपको मेरी बात माननी होगी, अगर आपने यहाँ से लिन फेंग को निकाल दिया तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, हम कैसे गुजारा करेंगे। मैं लिन फेंग के पैसों से ही तो गुजारा कर रही थी। अब उनकी बातों को सुनकर लिन अंदर आकर कहने लगती है कि ग्रैंडमा मैं आपको पैसे दे दूंगी, वो भी हाफ अपने, और जब तक मैं रिटायर नहीं होती तब तक देती रहूंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। पर ग्रैंडमा तो उसकी इस बात पर उसे मारने लगती है, पर ये भी ग्रैंडमा को मारने नहीं देती। अभी ग्रैंडमा भी अपनी लाइन पर आ जाते हो, कहने लगती है कि ठीक है अपने प्रॉमिस को मत भूलना। ये कहकर जैसे ही ग्रैंडमा वहाँ से जाती है तो वैसे लिन भी पीछे से जाने लगती है, नीचे से बात करने के लिए आया था और फिर मिस हान की तरफ देखने लगता है। मिस हान उसे इशारा करती है कि तुम्हें लिन के पीछे जाना चाहिए, तो वो भागते हुए लिन के पीछे चला जाता है और बस उसके साथ साथ चल रहा होता है, उसे कोई बात नहीं कर रहा होता। तो वह कहती है कि मुझसे कोई बात मत करना, तो वह कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, हम साथ साथ बस चलते जाएंगे। अब दोनों अम्ब्रेला पकड़े जा रहे होते और एक जगह पर आने के बाद ये उससे पूछने लगता है कि क्या तुम कुछ
कुछ स्वीट खाना चाहोगी? तो वह कहती है कि ओके। ये सुनते वो अम्ब्रेला पकड़ा कर वहाँ से चला जाता है उसके लिए कुछ खाने को लेने के लिए, और उसके जाते ही अपनी छोटी लिन को देखने लगती है और उससे बैठकर बातें करने लगती है। लिन उसे पूछी होती है कि क्या बड़े होकर मैं खुश होंगी, क्या लाइफ अच्छी होगी? तो वह कहती है कि हाँ, लाइफ बहुत अच्छी होगी और तुम खुश भी होगी क्योंकि तुम्हें रोज स्केटिंग करने को मिलेगा। तो वो कहती है कि क्या सच में? वो इस बात से खुश हो जाती है। वैसे ही पीछे से उसकी मॉम आवाजें देने लगती है तो वो अपनी कॉटन कैंडी बड़ी वाली लिन को देने लगती है कि ये आप खा लेना। ये भी जैसे उसे कॉटन कैंडी पकड़ती है वैसे ही उसका ये ड्रीम एंड हो जाता है और रियल में तो ये कॉटन कैंडी नीचे लेकर आया था उसके लिए। अब दोनों ही बैठकर बातें करने लगते हैं और नीचे से पूछा होता है कि तुम क्या करना चाहती हो? तो वो बताती है कि मैं नेशनल टीम में जाना चाहती हूँ और उसे जीतना भी चाहती हूँ। तो वो उसे बोलता है कि हम साथ में ही नेशनल टीम में चैंपियन बनकर आएंगे। और फिर अपनी मॉम को लेकर बताने लगती है कि मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है, मेरी मॉम थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी और हम दोनों बहन भाई साथ में ही मॉम के पास रहते थे। फिर मॉम ने सोचा कि ग्रैंडमा को हमें दे देना चाहिए। अब ग्रैंडमा को हम दोनों को ही दे दिया गया था, पर ग्रैंडमा चाहती थी कि वो मुझे किसी और को दे दे और कहा कि एक रिलेटिव है जिसको मैं तुम्हें दे रही हूँ और तुम उसके साथ चली जाना। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो हमारा कोई रिलेटिव है, शायद ग्रैंडमा मुझे सेल कर रही थी। और जैसे ही मॉम को ये बात पता लगी उन्होंने मुझे आकर बचा लिया और अपने पास ले गई। अब मॉम के पास इतना खर्चा तो नहीं होता था और ऊपर से मॉम को डिजीज होगी जिसकी वजह से मॉम की डेथ होगी और डैड तो वैसे ही ना होने के बराबर थे। मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरे डैड कहाँ होंगे कहाँ नहीं। ग्रैंडमा ने हमेशा से लिन फेंग से प्यार किया और उसी की साइड लिया, मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया। तब जाकर मुझे मास्टर की फैमिली मिली और मैं उन्हीं के साथ अपनी लाइफ को गुजारने लगी और मैंने इनको कभी भी अपना फैमिली मेंबर नहीं समझा। और तुम्हें पता है जब तुम मेरी लाइफ में आए तुमने बिल्कुल मेरी लाइफ को बदल कर रख दिया। तो मुझे स्केटिंग की साइड लेकर वहीं पर छोड़कर चले गए। तो वो उसे बताता है कि अगर मैं उस दिन तुम्हारे साथ कम्पीट ना करता स्केटिंग को लेकर तो मैं यहाँ से जाने के बाद कभी भी स्केटिंग में इंटरेस्ट ना लेता और ना ही स्केटिंग की ट्रेनिंग को हमेशा करता रहता। मैं चाहता था कि इसी तरह स्केटिंग में जाते हुए मैं दोबारा से तुमसे मिलूं और देखा मैंने तुमसे मिल भी लिया। अब लिन जो बैठकर अपना स्केच बनवा रही होती उसके स्केच की पिक बनाकर नीचे उसको भेजता और उस स्केच के नीचे हैप्पी न्यू लाइफ भी लिखा है, जिसे देखने के बाद वो नीचे की तरफ स्माइल करते हुए देखती है। अब वहाँ से बाहर आने के बाद लिन को एक कीचेन पसंद तो आती और वो उसकी प्राइस सुनते कहती है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं जा रही हूँ। अब नीचे उसके पीछे नहीं जाता बल्कि उस आंट की बात सुनने लगता है जो बताने लगती है कि एक 15 युआन के और तो 25 युआन की सेल पर लगा हुआ है। तो वो भी उनकी बात सुनकर ले लेता है कि मुझे ये दोनों दे दे क्योंकि वो कपल वाली थी। और फिर लाकर लिन को देता है। लिन ये देखते ही कहती है कि तुम इतनी ज्यादा महंगी लेकर आ गए, ये ऑनलाइन इतनी सस्ते में मिल रही थी। तो वो कहने लगता है कि कुछ नहीं होता, मैंने तुम्हारी न्यू लाइफ का स्टार्ट भी तो करना था ना। उसकी ये बात सुनकर वो उसे ले लेती और फिर उसे पूछने लगती है कि क्या तुमने दोनों बाय कर लिए? तो वो उसे अपनी वाली भी दिखा देता है जो बिल्कुल सेम टू सेम होती है, पर फिर भी वो उसके वाली ले लेती है और अपने वाली उसे दे देती है। और फिर दोनों को साथ में करके एक पिक भी बना लेती है। अब जैसे दोनों घूमकर वापस आते हैं तो फेंग जाओ पहले से उनका वेट कर रहा होता है और दोनों उसे देखते ही बिल्कुल चुप करके उसके सामने खड़े हो गए थे और उन्हें पता था कि ये बहुत ज्यादा गुस्से में है तो कुछ भी बोल सकता है। वो पहले लिन से पूछता है कि तुमने मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई क्यों नहीं दिया? तो कहती है कि मैंने तुम्हारा मैसेज देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। फिर वो नीचे से पूछता है कि तुमने क्यों नहीं देखा? तो वो बताता है कि मेरा मोबाइल बंद हो गया था। लिन फौरन से कहती है कि महंगा मोबाइल लेकर भी इसका मोबाइल बंद हो गया था, चलो छोड़ो ना इस बात को। अब दोनों की तरफ फेंग जाओ गुस्से से आ रहा होता है। लिन तो उसे काफी डर रही होती और वो वैसे ही लिन के पास आकर उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा मूड ठीक हो गया? ये सुनते हुए कहती है कि अगर मेरा मूड ठीक ना होता तो मैं अभी तुम्हें मार देती। ये कहकर वहाँ से जाने लगती और जाते हुए कहने लगती है कि मेरी वो फैमिली नहीं है, ग्रैंडमा को मैं अपनी फैमिली नहीं मानती बल्कि मिस्टर फेंग मिसेस फेंग और तुम मेरी फैमिली हो। तो वो उसकी इस बात से कहता है कि क्या नीचे तुम्हारी फैमिली नहीं है? तो वो पहले चुप हो जाती है फिर कहती है कि ये भी मेरी फैमिली है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और नीचे भी इसको दिखाने लगता है कि देखा मैं भी उसकी फैमिली हूँ और वो भी उसे तंग करते हुए चला गया था। अब जैसे लिन रूम में पहुंचती है तो वैसे ही या उसके पास आकर बैठ जाती है, उसे पूछने लगती है कि ये क्या है? तो वो उसे कहती है कि सॉरी मैंने नहीं बताया था कि लिन फेंग मेरा भाई है, जबकि मुझे बताना चाहिए था और ग्रैंडमा मेरी फैमिली मेंबर है। या वो कहती है कि कोई बात नहीं कि तुम्हारी फैमिली में तुम्हारा कोई और नहीं है? तो वो कहती है कि नहीं मेरा कोई भी नहीं है और ना ही ग्रैंडमा को मैं अपनी फैमिली मानती हूँ। तो या कहने लगती है कि कुछ नहीं होता, हर किसी की फैमिली थोड़ी ना अच्छी होती है। ये सब बातें बैठकर जोजो भी सुन रही होती है। वैसे जोजो को उसकी मॉम के मैसेजेस आ रहे होते हैं जो जोजो को ये बता रही होती है कि हम तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ये बस अपनी मॉम के मैसेजेस को देखी जा रही होती है और मॉम उसे ये पूछा जा रही होती है कि क्या तुम चैंपियन टीम में जाने के लिए सिलेक्ट हो गई हो? पर ये उनका कोई भी आंसर नहीं देती बल्कि कहती है कि हर किसी की फैमिली अच्छी नहीं होती। अब ऐसे ही लिन फेंग दिखाया जाता है जो इस अकेडमी से जा रहा होता और वहीं पर लिन भी होती है। तो लिन के पास जाकर खड़ा हो जाता और कहने लगता है कि तुम तो बहुत ज्यादा खुश होगी ना मुझे यहाँ से निकलवा कर। तो वो कहती है कि मैंने क्यों खुश होना है? तो उसे कहता है कि अगर तुम मुझसे कम्पीट ना करती तो मुझे भी तुमसे कम्पीट ना करना पड़ता और ना ही मिसेस हान मेरे खिलाफ होती और इस तरह मुझे निकलना ना पड़ता। तो वो कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम हर बार अपनी ग्रैंडमा को क्यों बीच में लेकर आ जाते हो? तो वो कहता है कि मेरी फैमिली मेरी ग्रैंडमा है, तुम्हारे पास तो फैमिली भी नहीं है, बल्कि फैमिली क्या तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है जहाँ पर तुम चली जाओ। वो तो इसी तरह की लगा कर लिन को बातें कर रहा होता है और लास्ट में यही कहता है कि आज से हम फैमिली नहीं है, पर आगे से लिन कौन सी उन्हें पहले से फैमिली मानती थी। अब जब ये बस स्टॉप तक जा रहा होता है ग्रैंडमा से बार बार कह रही होती है कि चीजें मुझे पकड़ा दो, पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता और एक बैग को तो हाथ भी नहीं लगाने दे रहा होता। और वैसे ही ग्रैंडमा के दूर जाती उस बैग को जब ओपन करके देखता है तो वही वाला प्लांट होता है जो लिन देकर गई थी और उस प्लांट को देखते हुए उसे अपनी मॉम की याद आ रही होती है कि किस तरह वो इस प्लांट को पानी वगैरह दे रही होती थी और सारे रास्ते उस प्लांट को ही देखकर जा रहा होता है। इधर लिन दिखाई जा
जाती है जिसको मिसेस हान ने बुलाया था। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।